इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। सो अगर डेफिनेशन देखो, बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट एनकम्पास ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर दैट कंपनीज ऑपरेटिंग सिचुएशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस से इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उन सबको मिला के बिजनेस का एनवायरमेंट बोल दिया जाता है। या सिंपल भाषा में बोलो कि जिस एनवायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट करता है उस एनवायरमेंट को बिजनेस एनवायरमेंट का नाम दिया जाता है। एक बिजनेस के लिए एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो अडेप्टेशन एंड ग्रोथ। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरमेंट को समझते हो तो आप उसमें जो भी आने वाली चेंजेस हैं उसके हिसाब से चेंज होते हो, ग्रोथ है वो मिल जाती है। दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने आउटसाइडर, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो हमेशा कॉम्पिटिटर के हिसाब से की जाती है। तो आपको बाहरी दुनिया का पता चल गया है तो आप उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, प्लानिंग भी कर सकते हो। एनवायरमेंट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं जिसको आप स्वॉट एनालिसिस भी बोल देते हो। स्वॉट एनालिसिस भी बोल देते हो। इसके नोट्स बस थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, नहीं तो बाद में पीडीएफ इसकी डाउनलोडेबल मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो फुल कोर्स वाले बच्चे हैं उनको डाउनलोडेबल मिलेगी, पेड कोर्स इस रिवीजन कोर्स में ये नॉन डाउनलोडेबल होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहले सुन लो बस, बाद में अगर एक आध घंटा निकाल के नोट्स बनानी हो तो बना लीजिए, लेकिन ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं। और रिस्क एलोकेशन, सॉरी रिसोर्स एलोकेशन, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज से आप अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, चीजों को एनहांस कर सकते हो। अब हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के कंट्रोल में है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर एंड इंटरनल पॉलिसीज, मतलब बिजनेस के अंदर का एनवायरमेंट है। इंश्योरेंस वाली पीडीएफ बैंकिंग वाली यूनिट के अंदर मिलेगी आपको, फुल कोर्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनल जहां कंपनी का कंट्रोल है, एक्सटर्नल होता है जहां पर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, जो आउटसाइड द फर्म होता है। मतलब एक्सटर्नल है वो आउटसाइड द फर्म होता है। और आगे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल में एक एनवायरमेंट होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस का सबसे नजदीक का एनवायरमेंट होता है, जिस एनवायरमेंट में फर्म ऑपरेट कर रही होती है। देखो हैं ये दोनों एक्सटर्नल ही, लेकिन जो बिजनेस के सबसे नजदीक का एनवायरमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट बोल देते हैं। और मैक्रो एनवायरमेंट को हम जनरल एनवायरमेंट भी बोल देते हैं, जो सारे बिजनेस की सिचुएशंस को, मतलब ये आपके बिजनेस को और ये सारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन है दोनों एक्सटर्नली। तो हम मैक्रो को कॉस्मिक बोल देते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडिएट और कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस को क्या कर रही हैं? इंपैक्ट कर रही हैं। लेकिन जो हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, ये सारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा होता है। सो इसका नेचर क्या है? स्पेसिफिक है, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो गया? जनरल है, जो हर किसी पे क्या कर रहा है? असर डाल रहा है, जो हर किसी पे क्या कर रहा है? असर डाल रहा है। उसके बाद ऑल दीस फैक्टर्स कंट्रोलेबल, ये तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल किया जा सकता। इसमें सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मार्केट फोर्सेस को, अपने कस्टमर को कुछ लेवल तक ही क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इसका जो असर होता है वो आप पे डायरेक्टली होता है और लगातार होता है, लेकिन इसका जो असर होता है वो ना तो डायरेक्टली होता है और ना ही नियर बाय होता है। क्योंकि पेस्टल है, वो तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल है ना, तो वो तो असर तो डालेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट तरीके से करेगा। वो डायरेक्टली नहीं डालेगा, इनडायरेक्ट तरीके से डालेगा। अब आता है मैक्रो एनवायरमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्रो। मैक्रो कौन सा है? जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को पूरे तरह इंपैक्ट कर रहा होता है, जिसको आप पेस्टल बोल देते हो, जिसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल इन्फ्लुएंस होते हैं। तो पेस्टल एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो क्या होता है? आपका मैक्रो होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक का मतलब हुआ पैसा। इकोनॉमिक का मतलब हुआ पैसा। इकोनॉमिक का कनेक्शन किसके साथ है? पैसे के साथ है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है। इकोनॉमिक की पॉलिसीज, दो तरीके की पॉलिसी आती है आप लोगों की, जिसके अंदर हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी। इससे कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा बनती हैं? ऑल दीज थिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये किसका पार्ट बनती है बेटा? इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट बनती है। देन आ जाता है पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स का मतलब हुआ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। जितनी गवर्नमेंट स्टेबल होगी उतनी पॉलिसीज हम सही तरीके से काम करेगी। सरकार जो लॉ बनाएगी, लॉज एंड रेगुलेशन दैट गवर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस, लेबर लॉस हो गए, एनवायरमेंटल लॉस हो गए, ट्रेड रेगुलेशंस हो गए। और पॉलिटिकल क्लाइमेट, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस। अब देखा जाए तो जैसे जीएसटी आया था, तो जीएसटी का सीधा असर किस पे हुआ था? बिजनेस पे हुआ था। ठीक है, जीएसटी का सीधा बिजनेस किस पे हुआ था? बिजनेस पे उसका असर देखने को मिला था। तो ये कुछ पॉलिटिकल एनवायरमेंट का हिस्सा हो सकता है। जाना जाता है सोशल। सोशल के अंदर तो आपको पता है डेमोग्राफिक, किस तरीके की पॉपुलेशन है, उसकी एज, उसका जेंडर, एजुकेशन लेवल, कल्चर, सोशल नॉर्म्स कैसी हैं, वैल्यू, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल। और सोशल मोबिलिटी, इंडिविजुअल्स टू मूव डाउन टू द हायरार्की। तो जिस तरीके से लोग अपना सोशल जो हायरार्की है उसके अंदर मूव होते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसा करके। जाना जाता है टेक्नोलॉजी। आज के पता है, आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा असर डाल रही है। तो टेक्नोलॉजी में आता है इनोवेशन। जितनी एडवांसमेंट आएगी, जितनी इनोवेशन आएगी, उससे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी बनेगी और थ्रेट्स भी बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज, तो जितना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाओगे उतना आप एनवायरमेंट में क्या रहोगे? कॉम्पिटिटिव रहोगे। ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अपने बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये बिल्कुल बहुत बेसिक से पॉइंट है, इसको तो आपको बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मैं सारी चीजों को गो थ्रू करवा रहा हूं। दूसरा आ जाता है लीगल एनवायरमेंट, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे भी पॉलिटिकल के अंदर भी एक था, लेकिन इसका मतलब होता है कि कुछ वो तो हुआ लॉ बना दिया, वो पॉलिटिकल है, लेकिन जैसे लॉ को फॉलो करना, ऑथराइज सिस्टम है, वो किसका हिस्सा बन जाता है? वो लीगल एनवायरमेंट का हो जाता है। जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स हो गया है ना, आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, क्रिएटिव वर्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सारी चीजें किसका हिस्सा बनती हैं? लीगल एनवायरमेंट का। तो हमने लॉ क्या किसके अंदर पढ़ा था? लीगल एस्पेक्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी स्टडी किया था। और देन आ जाता है लास्ट इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे सस्टेनेबिलिटी, प्रैक्टिसेस दैट इंश्योर
लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हेल्थ, जैसे आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, इन्वायरमेंट रेगुलेशन, अब आपको पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, इस तरीके के बहुत सारे एक्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज है वो आज के समय में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। वैसे तो ये होता है पेस्टल के अंदर, बट एक इसके अंदर और आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप ग्लोबल बोल देते हो, ठीक है, वैसे इसका हिस्सा नहीं है बट ग्लोबल है, उसके साथ है रिलेट किया जाएगा। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब किस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस है, बिजनेस ऑपरेशंस की चल रही है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल रेगुलेशंस चल रही हैं, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं एलपीजी मॉडल आने की वजह से, है ना, बिजनेस में जुड़ रहे हैं, तो वो कल्चर डिफरेंसेस है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है, माइक्रो एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट देखो इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंटल और ये इकोलॉजिकल है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब आएगा माइक्रो, अभी मैक्रो में पढ़ लिया, पेस्टल होता है, इसके अंदर पढ़ा था ना कॉस्मिक, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेक होल्डर्स, जो आपके नियर एनवायरमेंट का हिस्सा है, जिस एनवायरमेंट में आप एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हो नियर एनवायरमेंट का हिस्सा है, दैट इज योर ग्लोबल एनवायरमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा योर कस्टमर। सबसे पहले आपको कस्टमर की नीड्स को समझना है, जितने बढ़िया तरीके से नीड्स को समझोगे उतना अच्छा ऑपरेट कर पाओगे। कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा और कस्टमर को उनकी जरूरत के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। मार्केट में हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर है उनकी कॉम्पिटिटिव का एनालिसिस है, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करते हो, मार्केट में उनकी पोजीशनिंग को समझते हो और अपनी पोजीशनिंग को समझते हो कि आपकी पोजीशनिंग क्या है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने की कोशिश करते हो कि हम कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है सप्लायर चेन मैनेजमेंट, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, सप्लायर रिलायबिलिटी, इंश्योर करना कि जो आपका सप्लायर है वो रिलायबल है, उसके कंटेंट पे वो जो आपको ट्रांसफर कर रहा है रॉ मटेरियल उस पर भरोसा किया जा सकता है। और कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कंट्रोलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, तो जितना भी आप लेके आ रहे हो, जैसे आप पढ़ते हो 5 फोर्स मॉडल, उसके अंदर एक पॉइंट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। उसके साथ साथ चलता है आपके इंटरमीडिएट, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, चैनल के पार्टनर्स हो सकते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना। लॉजिस्टिक, ये हमने कल पूरा टॉपिक पढ़ा था, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। देन होता है पब्लिक एट लार्ज, जिसके अंदर मीडिया आता है, मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ताकि आपकी इमेज अच्छी बने। गवर्नमेंट, इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट बॉडीज फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, अब आपको पता है कि हर कंपनी को बहुत सारी चीजें अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, है ना, तो सरकार के साथ भी लगातार इंटरेक्शन है वो क्या होती रहती है, चलती ही रहती है। देन आता है फाइनेंशियल पब्लिक मतलब वो जो पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, या फिर बैंक्स वगैरह एनबीएफसी हैं, तो वो भी आपका रिलेट करता है। देन आ जाता है एम्प्लॉइज एंड इंटरनल स्टेक होल्डर। एम्प्लॉइज और इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब कोई भी बंदा जिसका आपके बिजनेस के साथ सीधा लेना देना है, जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट, अब एम्प्लॉइज की बात हो रही है, तुमको कैसे हायर करेंगे, ट्रेनिंग देना, रिटेन करके रखना। कॉर्पोरेट कल्चर, एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बना के रखना। एम्प्लॉइज रिलेशन, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद एम्प्लॉइज एंड इंटरनल स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना। लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी का मतलब है एज अ सोसाइटी, मतलब जिस जगह पर आप ऑपरेट कर रहे हो वहां की लोकल पब्लिक के साथ अच्छे संबंध बनाना। और सीएसआर, ये भी आपका टॉपिक आज पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, ये आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हर कंपनी के लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं कि सोसाइटी के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से पूरा करते हैं, उस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से पूरा करते हैं, वो किसका हिस्सा बन जाता है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो चेंजेबिलिटी, एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, लगातार चेंज होता रहता है। आज एनवायरनमेंट कुछ है तो कल को चेंज हो जाएगा। अनसर्टेन है, आने वाले समय में आपको कुछ नहीं पता, एकदम से अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आपको कुछ नहीं पता है कि कल क्या होगा। आज जैसे भी देखो एकदम से कोविड आ जाए, लॉकडाउन लग गया था, तो ये सब चीजें अनसर्टेन है, आप इसके अंदर कुछ बता नहीं सकते। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक सिस्टम्स का सिस्टम है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से एक बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और डाइवर्सिटी, द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड डाइवर्स रेंज ऑफ फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हुए जो एक्सटर्नल लेवल पे जुड़े हुए होते हैं, एक बड़े लेवल पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यू सी द डाइवर्सिटी इन द एनवायरनमेंट। अब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस और सिनेरियो प्लानिंग। ये एनवायरमेंटल प्लानिंग के अंदर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आएगा, डिटेल में आएगा, वहां पर हर नाम भी लिखे मिलेंगे आपको। स्वॉट के अंदर तो सिंपल होता है कि आप अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख लेते हो। पेस्टल के अंदर आप लोगों का कौन सा था, मैक्रो एनवायरमेंट है, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट और लीगल फैक्टर्स। और सिनेरियो प्लानिंग, सिनेरियो प्लानिंग आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा कि आप फ्यूचर के अलग अलग सिनेरियो बनाते हो, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव एनवायरमेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से क्या करते हो, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब ये चीजें आपके फेवर में चलेंगी या अगेंस्ट चलेंगी, ये चीजें आपके फेवर में चलेंगी या अगेंस्ट चलेंगी, ये आपको किससे पता चल जाता है, सिनेरियो प्लानिंग से पता चल जाता है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि जो आपके इकोनॉमी में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे भारत में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ देश होते हैं वो कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ होते हैं वो सोशलिस्ट होते हैं। सो एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स बाय व्हिच सोसाइटी मैनेजेस इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी सोसाइटी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या सिस्टम है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वहां पर प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वहां पर कंजम्पशन किस तरीके से होता है, उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम। सो ए सिस्टम दैट गवर्न्स द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है सारी पावर प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, सारे रिसोर्सेज को जो
जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके पास होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल कर रखा होता है, और यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होते हैं। प्राइसेस एंड प्रोडक्शन लेवल्स आर डिटरमाइन द मार्केट, मतलब प्राइवेट ओनरशिप है, और मेन उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। मेन उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को कमाना है, दैट इज कैपिटलिस्ट। देन आ जाता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वो होते हैं जिसको पूरे का पूरा सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ओन्ड बाय द स्टेट, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है। तो इसको प्लान्ड इकोनॉमी बोल देते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट और सरकार, मतलब प्राइसेस भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, इक्विलिब्रियम भी, हर चीज है वो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कोशिश की जाती है कि जो वेल्थ है और जो रिसोर्सेज है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सही रहेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सारे कंट्रोल सरकार के पास है, और एग्जांपल है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये क्या है, ये है आप लोगों के ये आपकी कंट्रीज हो गई कौन सी, सोशलिस्ट, मतलब जहां पर सारा कंट्रोल किसके पास है, सरकार के पास है, सब कुछ सरकार के द्वारा किया है। देन आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड, जो भारत में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों को लेकर चलते हैं। रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट ऑपरेट्स विद सम लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स। वैसे तो मार्केट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है, लेकिन उनको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट आती है। सोशल वेलफेयर के बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि जो इनइक्वालिटी है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। सोशल वेलफेयर, जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को खाना वगैरह दिया जाता है ना, तो वो इसी के लिए दिया जाता है, रिजर्वेशन है, वो सारी चीजें इसी के लिए होती है। तो इंडिया, फ्रांस और स्वीडन, ठीक है, इंडिया, फ्रांस और स्वीडन, ये क्या है, ये हमारी जो हमारी इकोनॉमी है कौन सी, दैट इज अवर मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर है। तो ये हमारे तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी है, मैंने बैंकिंग में आपको पूरी पढ़ा दी, तो मुझे आप बता दो, अभी रिसेंट आई थिंक 2-3 दिन पहले ही पढ़ी है, और यहां पर तो वैसे भी डिटेल में नहीं है, तो अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट लग जाएंगे, या अगर आप कहते हो कि सर हमने बैंकिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा, तो मैं इसको छोड़ के सीधा फिस्कल पॉलिसी पढ़ा देता हूं, आप मुझे बता दो। वैसे मुझे जरूरत लगती नहीं है, 10-15 मिनट इसमें निकल जाएंगे, जबकि हम ऑलरेडी, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप है, हमने इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, सारे मेजर्स को हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि पढ़ने की जरूरत है ना। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं, स्किप इन द सेंस कि इसको मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उस क्लास से जाके आप पढ़ सकते हो। बैंकिंग में इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, मतलब इसमें भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आप लोगों को पढ़ा देता हूं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम टैक्सेशन पॉलिसी बोल देते हैं। फिस्कल पॉलिसी को क्या बोल देते हैं बेटा, फिस्कल पॉलिसी इज कॉल्ड टैक्सेशन पॉलिसी। तो टैक्सेशन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, जिसके अंदर सरकार के एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की जाती है। सो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूजेज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकार अपनी अर्निंग और खर्चे को किस तरीके से यूज करती है, सरकार अपनी अर्निंग और खर्चे को किस तरीके से यूज करती है। तो इसके जो की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो बजट वगैरह बनता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, सरकार के पास पैसा आता है टैक्सेशन से। तो उस टैक्सेशन के पैसे को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, डिफेंस पे लगा देती है। अलग अलग समझ रहे हो ना, हमारे टैक्सेशन का पैसा है वो हमारे वेलफेयर के लिए लगाया जाता है, हमारे वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज स्पेंडिंग कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, स्पेंडिंग है वो रिड्यूस, स्पेंडिंग कैन स्लो द इकोनॉमी। अगर स्पेंडिंग कम की है तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, अगर स्पेंडिंग बढ़ती रहेगी तो लोगों के पास परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, नई नई कंपनीज बनेंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रोड बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, जिससे कि सरकार को फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। देन आ जाता है टैक्सेशन। अब इसके अंदर सरकार टैक्स लगाती है। टैक्सेशन का मतलब क्या है, टैक्स रेट एडजस्ट इन द इंडिविजुअल एंड बिजनेस। हमारे देश के अंदर जो टैक्सेशन है, हमारे देश के अंदर जो टैक्स है वो कौन सा है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, इसका मतलब कि जैसे जैसे आपका खर्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोगों का सॉरी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आप लोगों का जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती रहेगी, 5 लाख है कोई टैक्स नहीं है, 10 लाख है तो ज्यादा टैक्स है, 20 लाख है तो उससे ज्यादा टैक्स है, वो देना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो सरकार है वो अकॉर्डिंगली हर साल है वो उसको क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, कभी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। So, lower rate can increase disposable income and consumption, higher rate can reduce inflationary pressure. तो अगर टैक्सेस कम है तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, मतलब लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो लोगों के पास जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हाई टैक्स है तो फिर उससे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो प्राइसेस है, उस पर क्या होता है, असर होता है। तो सरकार दोनों तरीके से टैक्स को बढ़ा के और घटा के, जैसे आप लोगों ने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट को कभी बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, उसी तरीके से यहां पर भी टैक्सेशन के अंदर भी टैक्स रेट को एडजस्ट किया जाता है लोगों के हिसाब से, इकोनॉमी कैसी है उसके हिसाब से टैक्स रेट है वो ऊपर नीचे किए जाते हैं। उसके बाद बजट डेफिसिट और सरप्लस। डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार का खर्चा है वो उसके रेवेन्यू से बढ़ जाता है, और भारत आपको पता है नॉर्मली डेफिसिट में रहता है। डेफिसिट का मतलब होता है जब आपकी जो स्पेंडिंग होती है वो ज्यादा है कलेक्शन से, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वो होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो ज्यादा होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। इससे क्या होता है, कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग डाउनटर्न दैट मे लीड टू हायर डेट। इससे इकोनॉमी पे जो क्या बोलते हैं लोन है वो बढ़ जाता है, डेट है वो बढ़ जाता है, नॉर्मली ये होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और सरप्लस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब सरकार को अर्निंग ज्यादा हुई है और खर्चा कम किया है, कैन रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड पब्लिक डेट। इसके अंदर जो आपका डेट है वो बढ़ जाएगा, आपको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, लेकिन यहां पर आपका जो पब्लिक डेट है, जो भारत का जैसे कर्जा है, वो कम हो जाएगा अगर भारत सरप्लस में आ जाता है। तो दोनों सिचुएशंस आपको फिस्कल पॉलिसी के अंदर देखने को मिलती हैं। कई बार चीजें आपके फेवर में होती है और कई बार चीजें आपके अगेंस्ट होती है। तो फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट भी हो सकती है। तो वो नॉर्मली अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर डेफिसिट स्पेंडिंग की ही बात की जाती है। डेट है वो नॉर्मली भारत को ज्यादा लेना पड़ता है, इस वजह से भारत की हर राज्य पे, भारत सरकार पे, यूनियन गवर्नमेंट पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का क्या है, डेट है। उसका रीजन यही है। अब फिस्कल
पॉलिसी को क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज द इकोनॉमी थ्रू काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। काउंटर साइक्लिकल मेजर का मतलब क्या होगा? आपको पता है कि मार्केट के अंदर बिजनेस साइकिल्स चलते हैं, तो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, हमारी स्पेंडिंग है, उन साइकिल्स के साथ क्या करते हैं? सिंक कर देते हैं, ताकि जिस तरीके की सिचुएशन उस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि चीजों को एडजस्ट किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सोशल। तब ये ना जो टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इससे गरीब और अमीर का जो फर्क है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार है वो टैक्सेशन का खर्चा, टैक्स का जो पैसा होता है उसको हमारे लिए लगाती है, पब्लिक को सर्विसेज देने के लिए लगाती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्किल्स पे लगाती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्टिमुलेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी फिस्कल पॉलिसी का क्या है? सीधा कनेक्शन होता है। तो दोनों ही चीजों में एक स्टेबिलिटी के लिए भी और जो फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका सीधा सीधा असर है वो आपको देखने को मिलता है। यू विल फाइंड दीस थिंग्स ऑल इन द फिस्कल पॉलिसी। समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? ये यूनिट देखो, जो यूनिट्स मैंने बोला था ना कि लास्ट में करेंगे, वो इसी वजह से था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है। एक बार पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा। जैसे ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक क्लास में खत्म हो गया, कल ऑडिट भी खत्म कर देंगे आप लोगों का। एफएम शुरू कर लेंगे, एफएम का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो एफएम के रिवीजन कोर्स में निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। शाम की क्लास को 1 घंटा और बढ़ा देंगे ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत जो छूटा हुआ है वो भी साथ साथ आपका कवर होता जाएगा। अब आता है डिफरेंस कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क होता है। देखो पहले तो मीनिंग है कि ये टूल है जो कि गवर्नमेंट का होता है, जिसमें वो टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यूज करती है इकोनॉमी को अफेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द टैक्सेशन पॉलिसी, दिस इज द टैक्सेशन पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? ये सरकार की नहीं है, ये सेंट्रल बैंक की है, जिससे कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है। पैसा ज्यादा जाएगा इकोनॉमी में या कम जाएगा, ये किसके द्वारा फोकस किया जाता है? ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, और ये सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई के द्वारा होती है। फिस्कल पॉलिसी है वो लगभग हर साल चेंज होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी है ये मतलब ऐसा चेंज के साथ इसका इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि बजट आपका हर साल आता है, इस वजह से बोला जाता है कि हर साल बजट में चेंजेस आते हैं, तो वो चीज इसके साथ क्या होती है? रिलेट करते हैं। और यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है, तो हर 2 महीने के बाद इनकी मीटिंग होती है, साल में 6 मीटिंग होती है। तो अगर इनको लगता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? कम होता है। ठीक है जी, इस वजह से तो इसके अंदर क्या चेक किया जाता है? इसके अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखा जाता है, और यहां पर बैंक और उनके द्वारा दिए जाने वाले लोन को, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों में आता है। ठीक है, अगर आप फिस्कल के भी अंदर देखते हो ना तो इसमें भी स्टेबिलिटी की बात आती है, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब ये 2 पॉइंट्स कॉमन है, यहां पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगा और यहां पर भी ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इसके अंदर, और इसके अंदर इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेशियोज को आप लोगों ने देखा होगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, तो वो सारी चीजें हैं उसके अंदर क्या की जाती हैं? डिस्कस की जाती हैं, तो वो सारी चीजों को कवर किया जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्योंकि जो बजट होता है उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नॉर्मली होता है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इस पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका सारा कंट्रोल किसके पास होता है बेटा? सारा कंट्रोल हमारे सेंट्रल बैंक के पास होता है, हमारे आरबीआई के पास होता है। किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। इस वजह से इस पर किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। ठीक है, देन आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। अब बिजनेस में अगर ये वाला टॉपिक देखो तो आपने इंटरनेशनल बिजनेस को भी हम पढ़ के आए थे, वहां पर भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उस इंटरनेशनल बिजनेस में सरकार क्या कर सकती है, उसी तरीके से यहां पर भी देखा जाएगा कि जो बिजनेस है उसमें सरकार का रोल कैसा रहता है, मतलब उसमें सरकार की जो इंटरवेंशन होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब सरकार किस तरीके का रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में। जैसे बिजनेस के लिए क्या होता है? रूल्स बनाए जाते हैं, जीएसटी आया है, टीडीएस कटता है, मतलब टैक्स दिया, पता समझ रहे हो ना? मतलब सरकार का कितना कंट्रोल है बिजनेस पे, या सरकार क्या कर रही है बिजनेस के लिए, लिखा हुआ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेस, कि आप बिजनेस करोगे ना तो उस टाइम पे आपको सरकार की कौन कौन सी नीतियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वही सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो एक रेगुलेटरी रोल होता है। रेगुलेटरी रोल का मतलब क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क है वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जितने भी लॉज हैं, लेबर से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, फेरा हो, फिमा हो, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सारे के सारे लॉज सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और इनको फॉलो करना हर बिजनेस के लिए जरूरी है। सरकार के द्वारा ही लाइसेंसिंग परमिट किया जाता है। जैसे बैंक हो गए हैं, ताकि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए जो क्या बोलते हैं लाइसेंस होता है, वो भी आपको सरकार के द्वारा ही क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो ये लाइसेंस इशू करने का काम भी किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। उसके बाद आता है इंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब समझ आया ना कि भैया हर बैंक, हर सरकार जो बिजनेस है उसको रिस्पांसिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। जैसे हम ऐसा ही है कि हर महीने जीएसटी इतनी तारीख से पहले भरना है, तो दैट इज अ लीगल कंप्लायंस। अगर नहीं भरेंगे तो सरकार का नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो सरकार का नोटिस आ जाता है। तो वो आता है इंश्योर कंप्लायंस। रेगुलेटरी एजेंसीज टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस। तो फिर जैसे जो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो गया, इंस्पेक्शन और ऑडिट सरकार है, उसके पास पावर है, वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकती है? चेक कर सकती है। वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकती है? चेक कर सकती है। तो ये भी अपने आप में इंश्योर कंप्लायंस समझ रहे हो ना कि जो चीजें आपको फॉलो करनी है वो आपसे भी डंडे से भी करवा सकती है। देन आता है इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक रोल में आ जाता है जैसे इकोनॉमिक प्लान, डेवलपमेंट प्लान। पहले हमारे पास 5 ईयर प्लान होते थे, तो वो ग्रोथ के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, ग्रोथ के लिए जो प्लान बनाए जाते थे उसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये तुमने अभी पढ़ा। सारी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। देन आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारे टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपीपी, ट्रिपल पी आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे रोड्स हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, यूटिलिटीज है, ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर किसी के लिए है। और उसके साथ साथ पीपीपी, आपके जैसे मेट्रो हो गया, या ये जो ब्रिजेस बनते हैं ना, टर्न की प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर पीपीपी। ज्यादातर इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ट्रिपल पी के थ्रू चलते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलते हैं। किसके थ्रू चलते हैं बेटा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलते हैं। सो कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आता है प्रमोशनल रूल्स। प्रमोशन का मतलब बिजनेस के लिए हमारे देश के अंदर
ट्रस्ट लोन है, जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है लेकिन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कम रेट पे, इंटरेस्ट पे लंबे समय के लिए लोन देना, ये भी सरकार का काम है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम डिटेल में पढ़ के आए हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशन ट्रेड एग्रीमेंट्स टू ओपन इंटरनेशनल मार्केट, और एक्सपोर्ट असिस्टेंस, जिसके अंदर सरकार है वो एक्सपोर्ट पे आपको सब्सिडी देती है ताकि भारत के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है। आपको एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दी जाती है ताकि इकोनॉमिक, जैसे एसईजेड बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं जहां पर टैक्स कम होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टैक्स का जो नंबर होता है वो कम होता है, आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। वो सारी चीजें आपको कहां पर आ जाती है? एक्सपोर्ट असिस्टेंस के अंदर देखेंगे। देना जाता है प्रोटेक्टिव रोल। प्रोटेक्टिव का मतलब भैया प्रोटेक्ट करने का काम ही सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, अब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपका ये टॉपिक है, आज ही पढ़ेंगे। हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंदर कंज्यूमर है उसके लॉ को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी, मतलब कंज्यूमर को बचाया जाता है ना। कंज्यूमर को क्या किया जाता है? बचाया जाता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सेटिंग एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे आईएसओ मार्क हुआ है ना, आईएसओ मार्क है 9000, इस तरीके के मार्क है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है ताकि लोगों के पास गलत प्रोडक्ट ना जाए, लोग गलत प्रोडक्ट यूज ना करें। उसके बाद आता है एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। अभी हमारे देश के अंदर अलग अलग लॉज बने हुए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, लेबर लॉज बने हुए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है, वर्किंग कंडीशंस के लिए एक्ट है, हेल्थ और सेफ्टी के लिए रेगुलेशन है ताकि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बताया जा सके। देना जाता है सोशल सिक्योरिटी, अलग अलग तरीके के सोशल सिक्योरिटीज एंड बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे पीपीएफ है या दूसरे अलग अलग तरीके के फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह है, वो सारी चीजें भी इसका हिस्सा है। तो मतलब ये सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन दी जाती है। देना जाता है सोशल रूल्स। सोशल वेलफेयर के अंदर क्या हो सकता है? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वेल्थ, जो हमारे नए स्कूल्स बनाए जाते हैं, नए कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम एम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये जो गरीबी हटाने के लिए अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, है ना, जैसे अभी मुफ्त राशन देना है या मनरेगा है, ये सारी स्कीम्स भी क्या है? सोशल रोज में आ जाती हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस के साथ भी क्या होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। और जाना जाता है सीएसआर, ये तो आपका टॉपिक ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सीएसआर इनिशिएटिव है, एनकरेज बिजनेस टू एंगेज इन सीएसआर एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। सीएसआर की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे क्लास में कि आप कोई बुक खरीदते हो, कोई कॉपी खरीदते हो, तो उसके एंड में लिखा हुआ होता है ना कि सीएसआर जितना 20 रुपए का तो इसमें से 1 रुपए है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा। या आप मामा की एड देखते हो ना, तो उसके एड के अंदर लिखा हुआ आता है कि ये एकदम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं और पेड़ भी लगाते हैं, तो वो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन हो गई या सोसाइटी की प्रोटेक्शन हो गई, वो भी आपका सीएसआर का ही क्या है बेटा? हिस्सा होता है। ठीक है जी। तो ये उसके बाद आ जाता है जैसे स्टेबलाइजिंग रूल, मतलब इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज करेंगे, जैसे काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज, इंप्लीमेंट पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल। अभी बताया था बिजनेस साइकिल्स के साथ सिंक किया जाता है। जैसे अगर रिसेशन है तो स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है, रिसेशन है तो स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है, अगर डिप्रेशन है तो घटा दिया जाता है। इस तरीके से इन्फ्लेशनरी कंट्रोल, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन दोनों चीजों को क्या किया जा सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोविड के दौरान सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की कर दिया जाता है, राशन बांटा गया था, या समझ रहे हो ना, सरकार के द्वारा इमरजेंसी फंडिंग होती है, वो बोलते हैं ना इमरजेंसी फंडिंग। इमरजेंसी फंडिंग कौन सी होती है? ये जब कोई इमरजेंसी आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, या कोई जैसे पेंडेमिक आ गई थी, कोविड आ गया था, है ना, वो चीज, तो वो चीज किसका? क्राइसिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो जाता है। जाना जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेबलाइज इंडस्ट्रीज इन डिस्ट्रेस। और ऐसा भी होता है कि अगर अचानक से सपोज करो क्लाइमेट जैसे भूकंप आ गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खराब हो गई हैं, तो सरकार उन इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए भी ग्रांट्स देते हैं, पैसे देते हैं, तो वापस नहीं लिया जाता। जैसे आईएमएफ सरकार को पैसा देती है ना, अलग अलग देशों को पैसा देती है, उसी तरीके से नेशनल लेवल पे सरकार के द्वारा भी क्या किया जाता है? पैसा है वो दिया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को। सरकार के द्वारा भी अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है बेटा? पैसा दिया जाता है ताकि उस पैसे का सरकार जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल कर सके। राइट। जाना जाता है रेगुलेटरी बॉडीज। अब ये तो बैंकिंग में पढ़ के आए हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी और रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जैसे फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ट्रेड कमीशन, ट्रेड प्रैक्टिसेस और इंश्योरेंस फेयर कंपटीशन, जैसे आपका कंपटीशन एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर जो मेन बॉडी है। जाना जाता है एनवायरमेंटल एजेंसीज, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एजेंसीज बनी हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना। तो ये ना वो ऐसे पॉइंट है जिसमें समझने वाले कुछ नहीं है ना याद करने वाला है, ये कॉमन सेंस की पॉइंट है, मतलब समझ लेना। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। ये टॉपिक इतना ज्यादा कॉमन सेंस वाला है कि अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी ये सब चीजें आपको पता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, सरकार किस तरीके से रोल प्ले करती है, ये हर चीज है वो आप लोगों को मालूम है। जाना जाता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अभी देख रहे हो जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी, कि भाई सरकार की पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंसी से चलती रहती है। ठीक है, पूरी सरकार की जो पॉलिसीज होती है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने के बाद अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो। अगर आप एक पॉलिसी लेके आ रहे हो तो उसको आप कोशिश करोगे कि लंबे समय तक उस पॉलिसी को चलाया जाए, लंबे समय तक उस पॉलिसी को क्या किया जाए? ऑपरेट किया जाए, ताकि लोगों को उससे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, ताकि लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का या फिर पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। जाना जाता है लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, तो जितना भी लॉ है वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? लॉ को बनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, और उसके साथ साथ लीगल सिस्टम के अंदर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप अपने आईपी को बचा सकते हो, आपका कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, वो हमने उसने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हिस्सा होती है। और उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी रोल प्ले किया जाता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अट्रैक्ट करना, एफडीआई। जैसे इंडिया के अंदर देखो तो कौन से सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं है, एक दो सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सेक्टर में एफडीआई को अलाउ किया गया है, ताकि फॉरेन की कैपिटल आएगी तो उससे भारत की ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और पिछले एक साल जो फिस्कल ईयर था उसके अंदर तो रिकॉर्ड आई थिंक 4 बिलियन की एफडीआई वो भारत में आई थी।
वो बहुत ज्यादा फिस्कल मतलब ये एफडीआई है वो अलाउ की। बाइलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, ठीक है, एंड ये जो आपके नाफ्ता साफ्ता एशियन वगैरह होते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जैसे भारत कितने एशियन का पार्ट है, सार्क का पार्ट है ना, तो वो सारी चीजें भी किसके लिए होती है, वो भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ही है, वो भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में ही बात करती है, ठीक है। तो और जाना जाता है ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, अलग अलग तरीके की ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने के लिए यूज की जा सकती है। और डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है, डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रिप्स ट्रेंड्स है ना, जो आपके एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे हैं, वो ग्लोबल लेवल पे नेगोशिएशंस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा दिया है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और सब लोगों को आता भी है, लेकिन फिर भी मैंने ये सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है ताकि आपको इसके अंदर मतलब ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर ये टॉपिक आपने कवर नहीं किया था, तो सारा टॉपिक आपका कवर करवा दिया। एशिया में नहीं है भारत, क्या सार्क में तो है, एशियन में नहीं है क्या, साउथ ईस्ट कंपनी, मतलब देख लीजिएगा, अभी मेरे माइंड में नहीं है कहां पर एशियन का पार्ट नहीं है क्या भारत। एक छोटे से 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे। समझ आ रहा है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, जो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है उस पर ज्यादा टाइम नहीं बता लगाने का मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ये सारा यूनिट भी स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ठीक है। बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके 1-2 बार गो थ्रू हो जाइएगा, बड़े आराम से आपकी यूनिट पूरी की पूरी हो जाएगी। एशियन में नहीं है भारत, अच्छा चलो अच्छी बात है अगर आपको पता है। यूएससीएमए करके हुआ उसका नाम था, वो मैंने पढ़ाया तो आपको, मैंने आपको पढ़ाया तो था वो वाला। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब यहां से कई बार आपको सवाल पूछा गया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से आप एनवायरमेंट को स्कैन करते हो। एक्सटर्नल एनवायरमेंट को नॉर्मली एनालाइज किया जाता है, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स है, जो कि आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, एनवायरमेंट को स्कैन करना। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इन स्कैनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की स्कैनिंग की जा रही है। स्कैन जैसे सीटी स्कैन होती है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है ना, सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास निकल के आ जाती है, तो वही एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है। सो प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट कुड इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर परफॉर्मेंस। बोला कि भैया वो सारी चीजें जो एनवायरमेंट के अंदर है और आने वाले समय में वो आपके बिजनेस को क्या कर सकती है, दे कैन इंपैक्ट योर बिजनेस, तो उन सारी चीजों को हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पार्ट बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पार्ट हो जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एनवायरमेंट की नॉलेज मिलती है, तो बड़े आराम से आप स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कर सकते हो, आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, उसके हिसाब से आप चीजों को कवर कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको रिस्क को आइडेंटिफाई और रिस्क को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ एंड इनोवेशन, अलग अलग तरीके से मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको कैप्चर करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो क्रिएट कर लेते हो। और अडेप्टेबिलिटी, एनवायरमेंट की नॉलेज के बेसिस पे आप चेंज, एनवायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से चेंज हो सकता है, या एनवायरमेंट के अंदर कौन सा चेंज होने की जरूरत है, कौन से चेंज की आपको इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीजें भी अडेप्टेबिलिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आपको काफी हेल्प मिलती है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपने एनवायरमेंट को स्कैन करोगे, दैट फर्स्ट यू आर आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट, मतलब आपका एनवायरमेंट क्या है, पहले आप उसको डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एनवायरमेंट टू बी स्कैन, मतलब आप इंडस्ट्री को करना चाहते हो या ग्रोथ इंडस्ट्री को, मार्केट को, आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक फैक्टर एंड ट्रेंड्स टू बी मॉनिटर, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, समझ रहे हैं ना। तो पहले आप देखोगे एनवायरमेंट कौन सा है और दूसरा एनवायरमेंट के फैक्टर कौन से हैं। पहले क्या कर रहे हो, पहले ये देख रहे हो कि एनवायरमेंट कौन सा है और दूसरा ये देख रहे हो कि उस एनवायरमेंट के अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन की डिटेल को कलेक्ट करोगे, मतलब प्राइमरी सोर्स से स्टडी कर सकते हो, सेकेंडरी की। प्राइमरी के अंदर आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, फोकस ग्रुप बना सकते हो। इनडायरेक्ट के अंदर आप पब्लिश्ड डेटा, आर्टिकल्स, मार्केट रिसर्च या गवर्नमेंट पब्लिकेशन, किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो डेटा कलेक्शन हो गया, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल डेटा मिलता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, वो वाले जिनके अंदर आपको न्यूमेरिकल डेटा मिलते हैं, नंबर्स पता चलते हैं। लेकिन फिर क्वालिटेटिव होते हैं जहां पर आप ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा भरोसा करते हो, क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हो। फिर आप उस डेटा को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। अब डेटा एनालिसिस के टूल्स है, ये आपका जो पेस्टल हुआ है ना, SWOT एनालिसिस है, इनसे पता चलेगा कि हम इसको एनालिसिस करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज का पता चल जाएगा। पेस्टल के अंदर आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये जो चीजें हैं, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, मतलब पास्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, पुराने समय में क्या ट्रेंड चल रहा था, आज से 1 साल पहले ट्रेंड क्या था, आज से 2 साल पहले ट्रेंड क्या था, तो वो सारे ट्रेंड की नॉलेज भी आपको क्या हो जाती है, यहां से मिल जाती है। देन आ जाता है सिनेरियो एनालिसिस। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया, तीसरी चौथी बार आया है। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब होता है डेवलपिंग पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोस बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड एंड अनसर्टेनिटी। आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर के कुछ सिनेरियोस क्रिएट करते हैं कि अगर कल को ये सिचुएशन हुई तो हमें क्या करना चाहिए, कल को अगर ये सिचुएशन हुई तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें कहां पर आ जाती हैं, ये सारी चीजें सिनेरियो एनालिसिस का पार्ट बनती है। ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती है बेटा, ऑल दीज थिंग्स बिकम द पार्ट ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। तो इसको हम कहां पर स्टडी करते हैं, वी स्टडी इट अंडर सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है जी। फिर उसके बाद डेटा को एनालिसिस कर दिया, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको गोल्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके पोटेंशियल इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और देन उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर देंगे, रिपोर्ट्स बना देंगे, पब्लिश कर देंगे, मीटिंग्स में डिसीजन सपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप रेलेवेंट एनवायरमेंट और उसके फैक्टर्स को देखोगे, फिर उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा का एनालिसिस करोगे, देन डेटा को इंटरप्रेट करोगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रिपोर्ट्स में, एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर डिसीजन सपोर्ट में। उसके बाद फिर उसको लगातार टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस तरीके से आप उसको क्या करते हो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें वो डेटा आपका लगातार मॉनिटर होता रहता है। जितनी
देर आप लोग उसको पूरा अपडेट नहीं करते हो और उसको रेगुलर अपडेट्स की भी जरूरत पड़ती है। आप जितना चाहो उसको बार बार क्या करते रहते हो, अपडेशन भी करते रहते हो, उसके अंदर रेगुलर अपडेट्स भी आपको देखने को मिलती है। यू मे फाइंड द रेगुलर अपडेट्स एज वेल, आपको उसके अंदर सारी की सारी रेगुलर अपडेट्स मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके हैं। अब इसमें से जो सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं वो इसके मेथड के हैं। देखो यार, आप कमेंट सेक्शन में मत सार्क के कितने मेंबर है, एसीएन के मेंबर है, इसको बंद कर दिया करो। देखो दूसरे सब्जेक्ट की डिस्कशन क्लास में मत किया करो तो ज्यादा बेहतर है ना। नाफ्टा साफ्टा भी नहीं बताया भैया, पिछली क्लास में नाफ्टा साफ्टा एशियन सार्क सब पढ़ा दिया। इंटरनेशनल बिजनेस की रिवीजन क्लास देख लो, उसके अंदर नाफ्टा साफ्टा एशियन सार्क सब पढ़ा दिया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब कुछ पढ़ा दिया है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हो। उसके बाद टूल्स, अब इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस है, यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस है, यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस है। तो बोला कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए कौन सा मेथड, सबसे बेसिक मेथड स्वॉट है, एल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा दिया गया था। अभी यहां पर सारे मेथड्स के डेवलपर के भी नाम है, यहां पर सारे मेथड्स के डेवलपर के भी नाम है। तो एल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा स्वॉट एनालिसिस दिया गया था, जिसके अंदर हम या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और उसके साथ एनवायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं, उन सारी चीजों को एनालिसिस करके हम अपने लिए क्या करते हैं, एक मेथोडोलॉजी तैयार कर लेते हैं एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हो? तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो अपनी होती है, जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं ये कहां से आते हैं, ये हमेशा एनवायरमेंट से आते हैं। जो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हो ये आपकी अपनी होती है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं ये बाहर से आते हैं। ये हमेशा कहां से आते हैं, ये बाहर से आते हैं। राइट। देन आता था पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस है, पहले ये पेस्ट एनालिसिस होता था, बाद में इसको पेस्टल बना दिया गया था। ये फ्रांसिस एगुलियर के द्वारा दिया गया था। तो इसके अंदर हम मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो जो हम पेस्टल एनालिसिस पढ़ के आए ऑलरेडी पढ़ा था ना, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल के अंदर डेमोग्राफिक, कल्चरल ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल और लीगल है। अब सवाल पता क्या बनेगा, आप लोगों को मैच द कॉलम में एक साइड पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स दिए होंगे और आपको उसे मैच करना होगा, उसको मैच करना होगा किसके साथ, कि भैया अगर पूछा जाए कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है, नहीं, तो आप नाम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा यार ये एनवायरमेंटल फैक्टर है तो उसको एनवायरमेंटल के साथ मैच करो, ये इकोनॉमिक फैक्टर है तो इसको इकोनॉमिक फैक्टर के साथ मैच करो। ठीक है जी। तो ये आपको कंपोनेंट्स को भी याद रखना है। वैसे इससे निकल आएगा पेस्टल से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। ठीक है, तो इसके ही पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ये पता नहीं हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा फिर से पढ़ेंगे। टोटल 5 फोर्स मॉडल, 5 फोर्सेस की बात करता है, किसके द्वारा दिया गया, माइकल पोर्टर। कॉम्पिटिटिव फोर्स विद इन इंडस्ट्री, तो ये बोलते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले, किसी भी मार्केट में एंटर होने से पहले ना आपको ना 5 तरीके की फोर्सेस का ध्यान रखना होता है। अगर वो फोर्सेस आपके फेवर में नहीं है तो आपको मार्केट में नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इन फोर्सेस के साथ डील कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्री की राइवलरी, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन विद इन द इंडस्ट्री। अगर कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाओगे तो पिट जाओगे। तो पहला इंडस्ट्री राइवलरी, जो एक्जिस्टिंग कंपटीशन है उसको देखेंगे। देन आ जाता है न्यू एंट्रेंट्स। आप देखोगे कि क्या उस मार्केट में नए प्लेयर तो नहीं आएंगे। अगर नए प्लेयर आएंगे तो आपका प्रॉफिट खाए जाने के चांसेस है वो ज्यादा है, तो आप हमेशा क्या करोगे, लगेगा कि नहीं भैया इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, द पावर ऑफ सप्लायर टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड टर्म्स। क्या सप्लायर्स के पास इतनी पावर है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर सप्लायर्स के पास बहुत सारी पावर है तो आपको उसके साथ डील करना आना चाहिए। और उसी तरीके से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर का नंबर बहुत बड़ा है, उनके अंदर यूनिटी बहुत है, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है, उनकी पूरी नॉलेज है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और देन लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, थ्रेट्स टू सब्स्टिट्यूट। किसी भी मार्केट में जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे उतना वहां पर अट्रैक्टिवनेस कम होगी। एज पर माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर क्या बोलता है कि जितने ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे, जितने ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे उतनी अट्रैक्टिवनेस उस इंडस्ट्री की कम होगी, उतनी अट्रैक्टिवनेस है वो इंडस्ट्री की कम होगी। अब देखो वैसे इसका सीक्वेंस तो मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक, ये सीक्वेंस तो मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे 5 सेंटर में आ जाता है, 1 2 3 4 होता है। तो किसी तरीके से सीक्वेंस तो नहीं लगता, लेकिन हाँ 5 चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, 5 चीजों को जरूर से याद रखना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको इसमें से कोई छठी चीज दे दे और आपसे पूछे कि ऑड वन आउट निकालो कि इसमें से ये कौन सा नहीं है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें इंडस्ट्री न्यू एंट्रेंस की बात होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, और उसके साथ साथ थ्रेट्स और सब्स्टिट्यूट। इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर एनटीए ने दिया है तो वो एनटीए वाला सीक्वेंस याद कर लो। देखो ये भी होता है, अगर पीवाईक्यू में सीक्वेंस पूछा है और एनटीए ने वो सीक्वेंस दिया है तो 100% चांस है कि वो एनटीए वही सीक्वेंस को रिपीट करेगा। ठीक है, इस वजह से भी पीवाईक्यू लगाने क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। वैसे अगर आप देखोगे ऐसा कोई सीक्वेंस बनता नहीं है, जहां तक मुझे फील होता है। अब आता है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग किसके द्वारा दिया गया है, पियर्स ब्रैक के द्वारा, जिसको रॉयल डच और शेल के द्वारा भी बोला जाता है। क्रिएट मल्टीपल फ्यूचर सिनेरियो टू एंटिसिपेट पोटेंशियल चेंज। तो इसके अंदर आप फ्यूचर सिनेरियोस को क्रिएट करते हो, बट यू डू, आप फ्यूचर के सिनेरियो को क्रिएट करते हो, कुछ फेवरेबल कुछ नॉन फेवरेबल, और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉलिसीज बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ मेथोडोलॉजीज को यूज करते हो कि अगर आप आने वाले समय में ये वाली चीज होती है तो हम क्या करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने आइडेंटिफाइंग फोर्सेस को, अब ये जैसे ये स्टेप्स है, अब ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ड्राइविंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, प्लॉजिबल सिनेरियोस, प्लॉजिबल मतलब एडजस्टेबल, जो एक्सेप्टेबल होंगे, फिर उसके बाद इंप्लीकेशंस करेंगे और डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक रिस्पांस होगा। रिस्पांस सबसे लास्ट में आता है, तो आप 4 स्टेप्स को क्या कर सकते हो, सीक्वेंस में लगा सकते हो। सो आइडेंटिफाइंग ड्राइविंग फोर्सेस, उसके बाद प्लॉजिबल सिनेरियो बनाएंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे तो हमने इंप्लीकेशंस की है, और उसके बाद डेवलप स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, जो जो स्ट्रेटेजिक रिस्पांसेस हैं उनको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स पूछा जाता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देन आ जाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, रॉबर्ट केम्प के द्वारा दिया गया था, ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन में सबसे पहले बेंचमार्क का इस्तेमाल किया गया था। कंपेयर ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस विद द सेट ऑफ लीडिंग कंपनीज। बेंचमार्क में क्या होता है, बेंचमार्क में क्या होता है कि आपकी कंपनी की जो सिचुएशंस होती है, कंपनी का जो सिनेरियो होता है, उसको कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में बेस्ट प्लेयर के साथ। मतलब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर हुए, आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को आप इंडस्ट्री के बेस्ट कंपनी के साथ ऑपरेट क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो लिखा हुआ है कंपेयर ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिसेस, तुम अपनी प्रोडक्शन को मार्केट की बेस्ट कंपनी की प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करोगे। तुम अपनी सेल्स प्रैक्टिसेस को इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी की सेल्स प्रैक्टिसेस के साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे। प्लॉजिबल का मतलब होता है अपीलिंग, एक तरीके से भरोसे लायक, जिस पे भरोसा किया जा सके, एक तरीके से समझ लो। एक्सेप्टेबल, कंपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस विद दोज ऑफ लीडिंग कंपनीज। ठीक है, लीडिंग कंपनीज की क्या की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है। तो इसके अंदर आप कौन कौन से बेंचमार्क देख सकते हो, प्रोसेस बेंचमार्क, मतलब कंपेयरिंग स्पेसिफिक प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस बेंचमार्क हो सकता है आउटकम, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क मतलब अपनी स्ट्रेटेजीज और बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करना। क्या समझ रहे हो ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, मार्केट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके साथ अपनी प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारी जो अपनी प्रैक्टिसेस है, उन प्रैक्टिसेस को मार्केट के अंदर जो बेस्ट कंपनी की प्रैक्टिसेस है उसके साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। यू आर कंपेयरिंग इट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, मार्केट की प्रैक्टिसेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये भी पोर्टर के द्वारा निकाला गया था, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज है ना, उसका एक फ्रेमवर्क है। माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आ जाता है, जिसके अंदर आप कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करते हो। इवैल्यूएट कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्ट्रेटजीज एंड मार्केट पोजीशन। नाम से ही पता चलता है, यू आर स्टडीइंग द कॉम्पिटिटर। आप किसकी स्टडी कर रहे हो, आप किसको पढ़ रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर। आप ये समझने की कोशिश करते हो कि आपके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, आपके कॉम्पिटिटर के अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के अंदर कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज को बनाओगे। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेटजीज को बनाओगे। ये चीज कहां पर डिसाइड होती है, ये आपके आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में। सो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनकी स्ट्रेटजीज को देखोगे, उनके मार्केट पोजीशन को देखोगे और उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देखोगे। तो यहां पर सारी की सारी स्टडी किसकी जा रही है, सारी की सारी स्टडी की जा रही है अपने कॉम्पिटिटर्स की। यू आर स्टडीइंग योर कॉम्पिटिटर। क्यों, बिना कॉम्पिटिटर को स्टडी किए आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बोलते हैं ना कि आपको अपने दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, दुश्मन पर नजर रखना कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या पॉलिसीज है, तो इसको स्टडी किया जाता है। देन आ जाता है हमारे पास डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक है ओलाफ हेल्मर और नॉर्मन डल के द्वारा दिया गया था। यूज एक्सपर्ट कंसेंसस थ्रू मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उनसे रिस्पांस लिए जाते हैं, और वो मल्टीपल टाइम लिए जाते हैं। वो रिस्पांस तब तक लिए जाते हैं, मल्टीपल राउंड्स लिए जाते हैं, जब तक ऐसा रिस्पांस नहीं आ जाता जिसके साथ सारे एक्सपर्ट्स एग्री कर जाए। जहां तक सारे एक्सपर्ट्स एग्री कर जाए तो वो हो जाता है। समझ रहे ना, मतलब बता रहा ना, यूज एक्सपर्ट कंसेंसस थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन करना, बार बार डेटा कलेक्ट करना, कोई एग्री करे, कोई तब तक करते रहेंगे जब तक एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी, एक ऐसी चेक लिस्ट आ जाएगी जिसके साथ सारे लोग एग्री करेंगे। जब तक एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी जिसके साथ सारे लोग क्या करेंगे, एग्री करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्सपर्ट्स को बुलाओगे, उनको फिर क्वेश्चन का राउंड को क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में एनालाइज किया जाएगा और इटरेट कर दिया जाएगा। मतलब उस पर एक मोहर लगा दी जाएगी। हम बोलेंगे कि भैया ये चीज ऐसी है, ये चीज इस तरीके से एक्सेप्ट की जाएगी, हम इस चीज पे भरोसा कर रहे हैं, हम इस पे ठप्पा लगा रहे हैं। ठीक है जी, जब तक सारे उस चीज के साथ एग्री नहीं कर जाते तब तक आप उस चीज को क्या करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, जब तक सारे लोग उसके साथ एग्री नहीं कर जाते। जहां तक सारे लोग उसके साथ एग्री नहीं कर जाते हैं तब तक आप उसको क्या करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। देन आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस तो माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया है, मार्केटिंग में हमने पढ़ाई है। वैल्यू चेन एनालिसिस कल भी पढ़ा था। माइकल पोर्टर एग्जामिन द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन प्रोसेस। तो इसके अंदर हम अपनी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करते हैं और हर एक्टिविटी पे हम कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर को जो अल्टीमेट वैल्यू मिलने वाली है उसको एनहांस किया जा सके। अल्टीमेट जो वैल्यू मिलने वाली है उसको क्या किया जा सके, एनहांस किया जाए। तो इसके अंदर एक्टिविटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केट्स एंड सेल्स सर्विसेज। तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है। उसके साथ साथ कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज है जिसके अंदर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया और प्रोक्योरमेंट आ गया। इसमें से कई बार सवाल पूछा गया है कि इसमें से प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी है और इसमें से सपोर्ट एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोला जाता है। सपोर्ट एक्टिविटीज को बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोला जाता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी है जो आपकी प्रोसेस का हिस्सा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, पहले इनपुट आ रहा है, फिर उस पर वेट कर रहे हो, फिर आउटपुट कर रहे हो, फिर उसकी मार्केटिंग की जा रही है, उसके बाद सेल्स सर्विसेज दी जा रही है। और सपोर्ट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपके पास काम करने वाले लोग कितने अच्छे हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो कितनी बेहतर है और आप कितने बढ़िया तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके लेके आ रहे हो। ये भी हमने मार्केटिंग के अंदर क्या किया था, स्टडी किया था। जाना जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका होता है, रॉबर्ट कैप्लन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अलाइन बिजनेस एक्टिविटीज टू द विजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
हम बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है जहां पर जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी स्टडी किया जाता है। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल पैरामीटर्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी स्टडी किया जाता है। तो आप क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर देते हो, अलाइन कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो, आपका जो विजन है, मिशन है, जो आपका विजन है, उस विजन के साथ आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को अलाइन कर दे रहे हो। तो जिसके अंदर आप सबसे पहले फाइनेंशियल बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करते हो कि जो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कितनी आपकी रेशियोज है। उसके बाद आता है कस्टमर के अंदर किस चीज पर फोकस किया जाता है, कस्टमर के अंदर हम ये देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन कितनी है, कस्टमर अटेनमेंट कितनी है। देन आ जाता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो कितने बेहतर हैं, हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कितना बेहतर काम कर रहा है, हमारी जो सेल्स यूनिट है वो कितनी बेहतर काम कर रही है, हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कितनी बेहतर काम कर रही है। और देन आ जाता है लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसके अंदर ये मेक श्योर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लगातार ग्रोथ होगी, उसके अंदर लर्निंग होगी, जिसको आप लर्निंग एनवायरमेंट का भी नाम दे देते हो। जिसको आप कौन सा नाम देते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग एनवायरमेंट। लर्निंग और ग्रोथ, लर्निंग और ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि आप ये मेक श्योर करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग और ग्रोथ है वो साइड बाय साइड है, वो चलता रहे, दोनों जगह पर लर्निंग और ग्रोथ की क्या होती रहे, बात होती रहे। ठीक है। उसके बाद आते हैं CSF, किसके द्वारा दिया गया था, जॉन आर ब्रॉकार्ड के द्वारा। आइडेंटिफाई द एसेंशियल एरियाज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना। आइडेंटिफाई द एसेंशियल एरियाज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। वो आप लोगों के इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, और उसके बाद एनवायरमेंटल चेंज। तो तीन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। किस चीज पे, सबसे पहले आप ये देखते हो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाओगे, और जितना आपको एनवायरमेंट के अंदर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आप उतने एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करोगे। तो इनको पूछ लेते हैं तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ लो तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है, इसी वजह से मैं लेके आया हूं सबके नाम, ताकि अगर पूछा जाए, देखो नाम पूछ लिया तो 2 नंबर आएंगे। अब इसको इग्नोर करोगे, इसको इग्नोर करोगे तो आपको लगता है कि यार आकाश पढ़ लिया होगा। सपोज करो बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया है वो आपके पेपर में पूछ लिया, आपके पेपर में आ गया कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो किसने दिया था। अब जो बच्चे याद करके गए थे, जो मतलब बहुत बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कुछ ना कुछ छोटा बहुत निमोनिक बना के देखो, छोटा मोटा निमोनिक बना के आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। देन आ जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। अब ये भी माइकल पोर्टर के द्वारा ये एनालाइज ग्रुप ऑफ फर्म विद इन इंडस्ट्री दैट फॉलो सिमिलर स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस का मतलब ऐसी ग्रुप ऑफ फर्म्स को स्टडी करना जो एक ही तरीके की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी के डायमेंशंस को देखते हैं, मैपिंग फर्म्स और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस और एनालाइजिंग मोबिलिटी बैरियर्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर कितना जा रहा है। ये नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये तो थोड़े मोटे आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ईटॉप, एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। एनवायरमेंटल ये किसके द्वारा दिया गया था, गुलिक और जॉर्ज के द्वारा दिया गया था। ये तो स्वॉट का छोटा भाई है, जिसके अंदर प्रोफाइल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और थ्रेट्स, मतलब स्वॉट के अंदर आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी स्टडी करते हो, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ उनके इंपैक्ट वगैरह को देखते हो, कौन सा, जो कि आप लोगों का थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, ईटॉप का मतलब दोनों चीजों का। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं सारे आपको ये दोबारा पढ़ा देता हूं, गो थ्रू करवा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ। स्वॉट एनालिसिस है वो अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था, जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखते हो। टेक्सटल एनालिसिस है फ्रांसिस एग्यूरियर के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल एनवायरमेंट की बात की जाती है। पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, ये तो माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, जो कॉम्पिटिटिव 5 तरीके का कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है उसकी बात की जाती है, जिसके अंदर इंडस्ट्री की राइवलरी, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं। सिनेरियो प्लानिंग है, ये पियर्स बैक के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर हम फ्यूचर के मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो पोटेंशियल चेंज है उसको एंटिसिपेट करते हैं। तो इसके अंदर आप ड्राइविंग फोर्सेस को देखते हो, फिर प्लॉजिबल सिनेरियोज बनाते हो, फिर एनालाइज करते हो इंप्लीकेशंस को, और फिर डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक रिस्पांस की बात करते हो। देन बेंचमार्क के अंदर किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट केम्प के द्वारा। ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन में पहली बार ये कांसेप्ट आया था, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस है और परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है मार्केट में बेस्ट कंपनीज के साथ, जिसके अंदर प्रोसेस बेंचमार्क भी हो सकता है, पीपीएस बोल सकते हो। पीपीएस का मतलब है कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात हो सकती है, प्रोसेस बेंचमार्क की बात हो सकती है और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क की बात हो सकती है। उसके बाद माइकल पोर्टर ने एक और जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है उसके अंदर एक वर्ड दिया था, जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात की गई है, जिसके अंदर आप सारी स्टडी करते हो किसकी, अपने कॉम्पिटिटर्स की। यू आर डूइंग ऑल द स्टडी, तो कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनकी स्ट्रेटजीज को देखोगे, उनकी मार्केट पोजीशन देखोगे और फिर लास्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखोगे। डेल्फी टेक्निक है, ये ऑलफ हेल्बर के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो कंसेंसस के थ्रू मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चन लगाते हैं, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करते हो, कंडक्ट करते हो अलग अलग राउंड ऑफ क्वेश्चन और एनालाइज करते हो रिस्पांस और उसको डिवाइड कर। देन आता है वैल्यू चेन एनालिसिस है, ये भी माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर इंटरनल एक्टिविटीज है उसको स्टडी किया जाता है, जिससे कि वैल्यू क्रिएशन होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और सेल्स सर्विस की बात की जाती है, और सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट की क्या की जाती है, बात की जाती है। देन आ जाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड किसके द्वारा दिया गया था, बैलेंस स्कोर कार्ड दिया गया था रॉबर्ट कैपलन के द्वारा, जिसके अंदर अलाइन करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को विजन और मिशन के साथ। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स की क्या की जाती है, बात की जाती है, अपने आप में डिटेल एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ की बात की जाती है। तो उसके बाद आता है CSF, जो कि जॉन आर ब्रॉकेट के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। तो ये एरियाज आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी भी हो सकती है, और उसके हिसाब से आप एनवायरमेंटल चेंज की बात भी करते हो। देन आ जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस भी माइकल पोर्टर के द्वारा ही होता है, जहां पर वो उन फर्म्स के ग्रुप्स को स्टडी करता है जो एक ही तरीके की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। और देन आ जाता है एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जो गुलिक और जॉर्ज के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज की क्या करते हैं, बात करते हैं।
देखो ये फालतू डिस्कशन से कुछ नहीं होने वाला बेटा। एनटीए क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें भी पता है, एनटीए पिछले सालों में क्या कर चुका है वो भी हमें पता है। तो हम देखो आप एनटीए पे टक्कर क्या दोगे, अब जो उसने करना है वो करेगा, समझ लो ना। तो आप इन सारी चीजों से अपना दिमाग मत खराब कीजिए, इन सारी चीजों की वजह से अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए। आप फोकस कीजिए उन चीजों पे जो आप कर सकते हो, है ना। आप फोकस कीजिए उन चीजों पे जो आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, है ना, पढ़ाई कर सकते हो। वो क्या करें, पेपर लीक हुआ है, हमारा भी हुआ था हिस्ट्री वाला पेपर लीक, कभी नहीं माने, हमने वीडियोस भी बनाई, हमने मेल भी भेजे, हमने सारे सबूत भी भेजे, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी गलती मान लेती है ना तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आप इस चीज को समझ लो, अगर नीट का पेपर लीक हुआ और एनटीए ने इसको मान लिया कि हाँ लीक हुआ, तो एनटीए की क्रेडिबिलिटी कहां जाएगी, सरकार की क्रेडिबिलिटी कहां जाएगी, समझ लो ना। तो अभी तो सरकार नहीं बनी ही नहीं है, अभी तो भी पता नहीं 8 को या 9 को जो भी है, अभी तो बननी है। तो सोचो बनने से पहले ही ये सारी चीजें आएंगी तो लोगों में तो फिर रोज पैदा हो गई। तो आप लोग इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकल के, आप लोग इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकल के फोकस करो इस चीज पे कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो, उस चीज पे फोकस कीजिए। यू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन डू, नॉट व्हाट यू कांट डू। ठीक है, आप जो कर सकते हो उस चीज पे फोकस करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज को छोड़ दीजिए। चलो जी, देन आता है आपका कोप्रैक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, 2020 वाला पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में और ये एक्ट बना था 2020 में। तो इनैक्टमेंट देखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 20 2020, 20 जुलाई 20 जुलाई 2020 को ये इनैक्ट हुआ था और ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, मतलब एक सॉलिड फ्रेमवर्क है जिससे कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के ग्रीवियंस को और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे क्या किया जा सके, फोकस किया जा सके। ठीक है, सो अब इसका की फीचर्स क्या है, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, तो इसकी मेन बॉडी है सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सीसीपीए दैट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। तो ये एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना कंज्यूमर्स के राइट्स को। इससे पहले कोई बॉडी होती नहीं थी, इससे पहले कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती नहीं थी, तो पहली बार सीसीपीए बनाया गया। तो ये मेन बॉडी है जिसका काम है इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अगर कंज्यूमर राइट्स को कहीं पर वायलेट किया गया है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कंडक्ट सर्च एंड सीजर, कहीं पे जाके कोई जगह पे सर्च करना है, कहीं पे ताला लगाना है, तो वो सारी पावर इसके पास है। ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, अगर कोई गलत तरीके की गुड्स है वो मार्केट में चली गई है तो उसको वापस बुलाना, तो नॉर्मली कई बार हुआ है वो इसके पास है। ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड, कहीं पर गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको बंद करवाना, ये बात कर सकते हैं। इंपोज पेनल्टीज और मैन्युफैक्चर एंडोर्सेस, तो जो जैसे अभी पेनल्टीज लगती है ना, आगे पेनल्टीज की भी लिस्ट आएगी। तो ये सारे काम कौन करता है, पेनल्टी लगाना, सर्च सीजर करना, एनवायरमेंट जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब कौन करता है बेटा, ये सीसीपीए करता है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, सीडीआरसी। अब कल को कंज्यूमर को कोई दिक्कत आए तो कंज्यूमर किसके पास जाएगा, सीसीपीए के पास नहीं जाएगा। सीसीपीए तो मेरे जैसी है, सीसीपीए के अंदर काम करने वाले लोग हैं सीडीआरसी, जो कि रिड्रेसल के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, रिड्रेसल के लिए बनाए गए। रिड्रेसल का मतलब है कि कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है, कंज्यूमर को कोई सामान गलत मिल गया है, तो उसके लिए एक 3 टियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, जिसकी जुरिडिक्शन क्या है कि अगर आपका जो कोई इशू है, आपका 1 करोड़ तक की कोई इशू है, कंज्यूमर को जो इशू है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है 1 करोड़ है, तो आप कहां पर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओगे। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है तो आप स्टेट कमीशन के पास चले जाओगे, और अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप किसके पास चले जाओगे, नेशनल कमीशन के पास चले जाओगे। क्लियर है। अगर आपका जो मैटर है वो 1 करोड़ जैसा है, 1 करोड़ तक है, तो किसके पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट के पास चले जाओगे, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, आपको नेशनल पे जाना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को अभी तो देखो, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड अटेंड हियरिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो 1986 का एक्ट था ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीका नहीं था। अभी देखो 35 साल पुराना एक्ट था, इसी वजह से रिप्लेस करना पड़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी वजह से लेके आए, वो भी 1986 की पॉलिसी थी। सो अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को भी थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिली। रीजन वही है, पहले और इंटरनेट होता ही नहीं था तो ई कंप्लेंट्स नहीं होती थी, लेकिन अभी ई कंप्लेंट्स होती है। आप घर पे बैठ के अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो और घर पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सुनवाई हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट पे जो मतलब जहां पर 1 करोड़ का मैटर है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना पड़ेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स होंगे। वन ऑफ एटलीस्ट मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी वुमेन। जो एक मतलब समझ रहे ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट हु और हैज बीन इज और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, मतलब मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और एटलीस्ट 1 मेंबर और द प्रेसिडेंट शैल बी वुमेन। इससे एक बार सवाल पूछा गया 2022 में से कि एक है वो लेडी होनी चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसमें कॉस्मेटिक्स के भी बहुत मैटर आते हैं। तो अगर भैया कॉस्मेटिक्स का कोई मुंह पे लेपने पोंछने वाली चीज है तो फिर वो मर्दों को कम पता होगी, इस वजह से बोला कि एक औरत का होना भी जरूरी है, एक औरत का होना भी जरूरी है। तो ये उसके बाद आता है स्टेट कमीशन। तो हर स्टेट के अंदर एक स्टेट कमीशन होना चाहिए। इसके अंदर प्रेसिडेंट होगा जो हाई कोर्ट का जज है और एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 5 एंड एटलीस्ट 5 अदर मेंबर्स। तो यहाँ पर टोटल 5 मेंबर्स हो गए और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। तो यहाँ पर 2 मेंबर्स चलेंगे जिसमें से एक लेडी होनी जरूरी है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ 5 लोग और होने चाहिए और एक मेंबर का लेडी होना जरूरी है। 1 लेडी। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप करना चाहते हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो फैसला दिया आपके फेवर में नहीं दिया, तो आपको लगता है कि भैया इस पे मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट से आप कहां पर जा सकते हो, स्टेट में जा सकते हो।
क्लियर है जी। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन, उसके बाद आता है कौन सा, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन सबसे लास्ट में आ जाता है। नेशनल कमीशन इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और इसमें भी 4 और लोग होने चाहिए, जिसमें से एक है वो लेडी होनी चाहिए। मतलब तीनों जगह पर एक लेडी का होना जरूरी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो। कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन के पास जाओगे। कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स आर कंसीडर्ड एक्सीड रुपीज 10 करोड़ आल्सो बी फाइल्ड इन नेक्स्ट। अब इसमें एक और आता है कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमीशन पे ही किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछा गया था कहां सा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां पर कंसीडरेशन एक्सीड 10 करोड़ कैन आल्सो बी फाइल्ड इन एनडीआरसी। तो उसको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो ना कि कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, वो भी यहां पर आप क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो। इट टेक्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द स्टेट। तो स्टेट में जो चीजें सही नहीं होती वो नेशनल पे आती हैं, और द ऑर्डर ऑफ दिस कमीशन कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और अगर नेशनल कमीशन पे इस एरिया सेटिस्फाई नहीं हो, उसके बाद आप सीधा कहां पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब पहले आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में आप सही खुश नहीं हो तो फिर स्टेट में चले जाओगे, स्टेट में भी खुश नहीं हो तो नेशनल में चले जाओ, नेशनल में भी खुश नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी खुश नहीं हो तो फिर कहीं नहीं जा सकते, फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। अब ये मैं इस वजह से थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। एनडीआरसी यही जो नेशनल ये वाला, जैसे ये होता है ना कंज्यूम, ये नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो ये जैसे डीडीआरसी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एसडीआरसी मतलब स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और एनडीआरसी मतलब नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्ड है वो लगेगा, इसी के साथ ये वर्ड लगेगा। उसके बाद आता है कंज्यूमर के राइट्स। अब कंज्यूमर के राइट्स तो आपको पता है, कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी, हजार्ड्स गुड्स के प्रति आपके पास राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म, क्वालिटी क्वांटिटी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। जाना जाता है राइट टू चूज, आप वैरायटी ऑफ गुड्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। राइट टू बी हर्ड, आपकी बात को सुना जाएगा। राइट टू सीक रिड्रेसल, कल को आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके लिए रिड्रेसल डिमांड कर सकते हो। और कंज्यूमर एजुकेशन, नॉलेज अबाउट राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। से कम है फिर भी नेशनल में जा सकते हैं, नहीं 10 करोड़ से कम में नहीं जा सकते, 10 करोड़ में। लेकिन हाँ वो अलग बात है कि वो ऐसा होता है ना कि जैसे 1 करोड़ वाला पहले 1 करोड़ तक मैटर है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, अगर डिस्ट्रिक्ट में सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप 1 करोड़ के मैटर को आगे भी लेके जा सकते हो, समझ लो ना। लेकिन पहले लिमिट लगाई हुई है, लिमिट के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। वो बाद में है कि कहां पर उसको आगे शिफ्ट करना पड़े वो बात का मैटर है, लेकिन पहले कहां पर जाना है उसकी लिमिट दी हुई है। ये अभी आगे आएगा कि आप संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो तो कितने दिन में आप आगे जा सकते हो, वो आगे आएगा, ठीक है। वो आगे आएगा, सारा पूरा कंटेंट मिलेगा, टेंशन मत लो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो डिसेप्टिव, फ्रॉडुलेंट और अनएथिकल, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो डिसेप्टिव, धोखा दे रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो, अनएथिकल होता है, ठीक है। आप देखते हो जैसे वो 21 दिन में पैसा डबल, इस तरीके के फ्रॉड होते हैं आजकल लोग करते हैं ना कि भैया ये वाला प्रोडक्ट है, ये वो पढ़ते ना, जागो ग्राहक जागो, तो वो इसी वजह से, वो इसी वजजह से है। एग्जांपल जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, पीछे कुछ कुछ कंपनीज में 10-10 लाख रुपए की होती है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, मतलब काला बाजारी करना, तो ये सारी चीजें गलत है। काला बाजारी करना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सेल्स ऑफ सब्सटेंस गुड्स है, या होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है, ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक। ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, गलत है। इनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का नाम दिया जाता है। ओके जी, समझ आया। हाँ, ये अलग अलग तरीके से आपने कंपनी वगैरह देखी होंगी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक नया कंसेप्ट तैयार किया गया था। अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर सेलर ने कोई सामान दिया और उससे आपको नुकसान हुआ तो उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी है, जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, समझ रहे हो ना। उसने आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच दिया जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। सपोज आप ड्रायर लेके आ गए, आप ड्रायर ले, आप उसको पता कि ये ड्रायर खराब है, फिर भी उसने आपको दे दिया और आपने बोला ठीक है। आपने घर के सर एकदम से धोया, बाल सुखाने के लिए, जैसे आपने ड्रायर लगाया तो ऐसे बाल आपके हवा में लहरा गए, ठीक है, एकदम से बिना जल लगाए खड़े हो गए, जैसे देखा होगा किसी न किसी एड में उंगलियां जब स्विच में डाल दी जाती हैं। तो उस केस में सेलर जिम्मेदार होगा। मैन्युफैक्चरर है, उस पर आप एक्शन ले सकते हो क्योंकि उसकी वजह से आपको इंजरी हुई है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, डिजाइन का डिफेक्ट हो सकता है, इनसफिशिएंट या फिर वार्निंग है, मतलब या तो उसने बताया ही नहीं है ये प्रोडक्ट खराब है, इस प्रोडक्ट से कुछ नुकसान हो सकता है, उसका डिजाइन ऐसा था, या फिर उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। किसी भी तरीके का जो डिफेक्ट है, किसी भी तरीके का जो डिफेक्ट है वो यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उस केस में मैन्युफैक्चरर और सेलर जिम्मेदार होगा, ठीक है। ई कॉमर्स, पहले इसकी जरूरत नहीं होती थी, आज तो ई कॉमर्स मतलब आप ऑनलाइन ही कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप लोगों को सुनवाई भी हो जाएगी। सो इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले डिटेल ऑफ सेलर्स, प्रोवाइडिंग रिव्यूज रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब आप ऑनलाइन सब कुछ आपको डिटेल मिल जाती है, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऑनलाइन ही कंप्लेंट डाल सकते हो, ऑनलाइन ही जो सुनवाई हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या कर दी गई है, बड़े आराम से अवेलेबल करवा दी है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स एंटिटीज आर लायबल फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अब जो भी कंपनीज मिसलीडिंग, आगे पॉइंट आएगा, जो भी कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करती है उन पर पेनल्टी का प्रावधान है, मतलब उन पर पेनल्टी लगाई जाती है अगर वो गलत तरीके की एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है जी। अगर उनकी एडवर्टाइजिंग है बेटा वो गलत है, वो एडवर्टाइजिंग में दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो उस केस में भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के लिए उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद एडीआर, एक मीडिएशन की शुरुआत हुई थी, एस्टैब्लिश इन ईच कंज्यूमर कमीशन। हर कंज्यूमर कमीशन में ना इन्होंने एक मीडिएशन सेल की शुरुआत की। मीडिएशन सेल का मतलब पता क्या होगा, जैसे अगर आप
आपको कोई कंप्लेंट दाखिल करनी है तो अब होता है कोर्ट के अंदर जाओगे तो भैया बहुत सारी सुनवाइयां होंगी, तो एक नया तरीका आउट ऑफ द कोर्ट है। मीडिएशन सेल का मतलब क्या है कि आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते, कोर्ट के बाहर ही आप लोगों को मिला के क्या कर दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए, समझ रहे हो ना, बाहर समझौता करवाना। सो मीडिएशन का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिएशन एज एन एडीआर, मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके तहत आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के अंदर इतनी सुनवाई है, प्रूफ कुछ नहीं है, सेलर है बाहर है, बाहर ही निपटा दो। सेलर बोलेगा ठीक है भैया मेरी गलती है, 10,000 रुपए केस रफा दफा कर, समझ रहे हैं। तो ये मीडिएशन का भी सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, कहां पर, 2020 के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं वो नई इंट्रोड्यूस की गई थी जो पहले नहीं थी। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए आपको कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करते हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी, और प्यूनिटिव डैमेज एडिशनल पेनल्टी फॉर सिवियर वायलेशंस, अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, समझ लो ना, एक तो होता है कि नॉर्मल नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर वीडियो स्लो हो गई है, मैं रिफ्रेश कर दूं, रुको बेटा। अभी चल गया, हाँ। लेकिन फिर मीडिएशन में जो डिसीजन आ गया उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द कोर्ट पहले आपने फैसला कर लिया, उसके बाद फिर आप चले गए कोर्ट में, भाई मैं इस चीज को एग्री नहीं करता, फिर तो वो बेवकूफी हो गई ना, फिर तो वो बेवकूफी होगी कि आउट ऑफ द कोर्ट आपको मैटर सुलझाने के लिए बोला जाए। एक सेकंड, स्टक हो रहा है ना थोड़ा सा, रुको। अब सही है, अब सही है, अब सही है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। सो जाना जाता है कंज्यूमर एडवोकेसी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इंपावरमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ अपने अपने राइट्स के लिए, समझो ना, प्रोटेक्ट अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जाना जाता है अवेयरनेस कैंपेन, ये जो अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं, जागो ग्राहक जागो, या टीवी पे ऐड चल रही होती है, ये सरकार के द्वारा भी अलग अलग तरीके के क्या किए जाते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जिन इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है कि आपको मतलब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, बीइंग अ कंज्यूमर यू नो योर राइट्स, कि आपके पास क्या राइट्स हैं, आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो आप उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हो। जाना जाता है जो कंप्लेंट का प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई कर दिया है, अब आप ऑनलाइन कंप्लेंट डायल कर सकते हो, कॉस्ट और टाइम बचा है, स्पीडी डिस्पोजल, टाइमली रेजोल्यूशन हो जाता है आपका। देखो नॉर्मली आप अगर इस चीज को समझोगे ना तो एक चीज समझ लो कि जो 2020 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर ज्यादा आ गया, ई कॉमर्स ज्यादा आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स ज्यादा आ गए। जो 1986 का था उसके अंदर ये चीजें नहीं थी, लेकिन जो 2020 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके अंदर ये सारी चीजें हैं वो आ गई, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि चीजें और भी आसान हो गई, चीजें और भी इजी हो गई। क्लियर है। सो एडवर्टाइजिंग और एंडोर्समेंट, अब पहले ऐड में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंडोर्समेंट टू प्रिवेंट मिसलीडिंग। अब एडवर्टाइजिंग और एंडोर्समेंट समझ रहे ना, जो ये एम्बेसडर होते हैं ना, जैसे टैनी की ऐड कर रहे होते हैं, ये आईपीएल वाले कर रहे होते हैं, ये एंडोर्सर होते हैं। जैसे देखा जाए तो ड्रीम 11 एक कंपनी है, तो ड्रीम 11 एडवर्टाइजर है, मतलब वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उसको एंडोर्स कौन कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, कि जुआ खेलना सिखा रहे हैं। सीधी भाषा में बताऊं तो आपको जुआ खेलना, सट्टा लगाना सिखा रहे हैं, आप वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जुआ खेलना शुरू करो। एक आध बंदे की शक्ल दिखा देते हैं कि ये पहले कुछ नहीं करता था, फिर एक दिन 1 रुपए में गेम खेली और 1 करोड़ रुपए बन गया, समझ रहे हो ना। ये ट्रेंड है वो इंडिया के लिए, भारत के लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है, आधे से ज्यादा भारत के लोग तो बेरोजगार सिर्फ इस चक्कर में हो गए। मतलब इन लोगों पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, ये जो चैनी खैनी की, पान पराग की, या ये जो टीम बनाने वाली ऐड देते हैं, देखा जाए तो सरकार के अंदर बोला जाए कि भैया जो सट्टे के या फिर ये गैम्बलिंग के कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल है, लेकिन ये भी तो सट्टा ही है, ये भी तो इलीगल ही है ना। अभी तो चल रहा है वीडियो, राइट। एंडोर्स लायबिलिटी, सेलिब्रिटीज और एंडोर्सर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फॉल्स क्लेम। अगर तक तो कोई कंपनी ने अपनी ऐड करवाई और उस ऐड को किसी सेलिब्रिटी ने किया और वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग हुई, तो सेलिब्रिटी के साथ साथ उस कंपनी और सेलिब्रिटी दोनों पे क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। दोनों पे क्या होगी बेटा, पेनल्टी लगेगी। ड्रीम 11 पे टीमें बनाते रहते हैं, फाइनल में जाके हार जाते हैं, यही तो होता है, सच्चाई है ये, है ना। आपको क्या लगता है भारत के क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है क्यों खराब है? आधे से ज्यादा टाइम खेलने के बजाय तो ये प्रमोशन में लगे हुए होते हैं। जो भाई अपनी टीम बनी हुई है वही मिलकर खेल लो, उसमें तो फूट पड़ी हुई है। जो 11 प्लेयर मिलकर खेल नहीं पा रहे हैं तो लोगों को बोल रहे हैं कि गेम बना लो, टीम बना लो। भैया जो टीम बना के दी है तुम्हें नेशनल लेवल पे, उसको तो ढंग से चला लो, लोग तो दिहाड़ी करके भी गुजारा कर लेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ फॉर कंज्यूमर्स। अब जो कुछ स्पेसिफिक तरीके के रिलीफ हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर रिफंड और रिप्लेसमेंट की बात की गई है कि रिफंड के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए या फिर जो डिफेक्टिव गुड्स की वजह से उनको नुकसान हुआ है वो सारी चीजों को क्या करना है, उसमें भी मतलब कंज्यूमर के राइट्स को बढ़ाया गया है। कंज्यूमर्स के राइट्स को क्या किया गया बेटा, बढ़ाया गया है। इंजेक्शन
इंजेक्शंस, अथॉरिटी टू इशू इंजेक्शंस टू प्रिवेंट कंटिन्यूड अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो वो टाइम टू टाइम नोटिस निकालते रहते हैं, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि अगर ये गलत कर रहे हैं तो उस पर पेनल्टी, पहली बार पेनल्टी कम होगी, लेकिन अगर कंटिन्यू होती है तो फिर उसकी उनको मतलब उनको उनका जैसे लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल हो सकता है, उनके लाइसेंस वगैरह को भी कैंसिल किया जा सकता है। सर हमारे पड़ोस में 1.5 करोड़ रुपए का सट्टा हार गया, तो सोचो, खुद सोचो कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ये आम जनता का। आम लोगों को कितना परेशान दिखाई करो, कोई बिजनेस करो, वहां पर ये लोगों को सट्टा खेलना, वहां पर ये टीमें बनाना सिखा रहे हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, अगर स्टक है थोड़ा बहुत वो कर दे रहा हूं, सही, टेंशन मत लो, अभी नहीं स्टक होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। सो कंज्यूमर वेलफेयर फंड प्रमोट कंज्यूमर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड सपोर्ट कंज्यूमर राइट इनिशिएटिव, ये तो इतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद जो सवाल पूछे जाने के चांसेस है वो है कंप्लेंट। अब ये देखो, ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को आपको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई कंप्लेंट दाखिल करनी पड़े, ठीक है जी, हो सकता है आपको भी कल को किसी वजह से कंप्लेंट दाखिल करनी पड़े, तो ये प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों को एप्रोप्रिएट कमीशन को आइडेंटिफाई करना है। कमीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले ये देखोगे कि जो वैल्यू है वो कितनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स है, और कंपनसेशन क्लेम कितना है। अगर वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है तो कहां पर जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। अगर वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट कमीशन में जाओगे, और अगर वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भैया वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे स्टेट में जाना है, सेंटर में जाना है या नेशनल लेवल पे जाना है। तो सबसे पहले आप वैल्यू को डिसाइड करोगे, उसके बाद फिर आप अपना क्या करोगे? अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे। उसके अंदर डिटेल्स चाहिए होती है, आपका नेम एड्रेस वगैरह चाहिए होता है, नेम एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी, जो दूसरा जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ कंप्लेंट, क्या वो उसमें आपको कुछ डिफेक्ट मिला, कोई डेफिशिएंसी था या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कंप्लेंट के एलिमेंट्स है, वो आपको जरूरी नहीं है। रिलीफ और कंपनसेशन साउट, आप कितनी कंपनसेशन डिमांड कर रहे हो, और उसके साथ कोई रिसीव, कोई, ठीक है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ सबूत तो देना पड़ेगा ना, बिना सबूत के तो नहीं होगा, बिना सबूत के तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आपको रिसीप्ट, कोई वारंटी है या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई एग्रीमेंट किया था, तो वो सारे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप कंप्लेंट का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये नहीं पूछा जाएगा, जो काम की चीजें सीधा उस पर आते हैं। उसके बाद फिर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, फिर फाइल को कंप्लेंट कर दोगे, ये जो e-दाखिल.nic पे अपनी कंप्लेंट डाल दोगे, और जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है, फीस कैन बी पेड ऑनलाइन एट द कमीशन ऑफिस। उसके बाद जो भी आपकी फीस होती है वो फीस आपकी या तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऑफलाइन जाके कमीशन में जब आप अपनी कंप्लेंट दाखिल करोगे वहां पर कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको एक्नॉलेजमेंट की रिसीप्ट मिल जाएगी, ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट और कंफर्मेशन की आपकी जो कंप्लेंट है वो फाइल हो चुकी है, ठीक है, आपको कंप्लेंट आपकी दाखिल हो चुकी है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। Then attend hearing, उसके बाद फिर हियरिंग शुरुआत होगी, नोटिफिकेशन द कंप्लेनेंट विल रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ हियरिंग, फिर आपको नोटिस आएगा कि भैया फलाने दिन को आपकी वो है, फलाने दिन को आपकी कोर्ट की हियरिंग है। फिर प्रेजेंटेशन, अटेंड द हियरिंग आइदर बाय पर्सन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू प्रेजेंट, मतलब समझ रहे हो, उसके बाद आप केस लड़ रहे हो, जैसे कोर्ट के ऑर्डर आते हैं ना कि फलानी तारीख को ये डेट निकली है, इस डेट को आपकी हियरिंग है, तो फिर उसी तरीके से, समझ रहे हो, ये बेसिक प्रोसेस है। रेजोल्यूशन ऑर्डर, द कमीशन विल पास एन ऑर्डर आफ्टर एग्जामिनिंग द केस कंप्लायंस, द अपोजिट पार्टी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ईच अदर ऑन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो ये वही जो लॉ के अंदर चलता है। अपील प्रोसेस, अब ये वाला पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला था मैं जिसको आपको पढ़ाने लगा था। अपील का प्रोसेस है, देखो, अगर आप किसी भी डिसीजन के साथ अनसेटिस्फाइड हो, मैंने आपको बताया था, आप डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट में आपकी बात को नहीं सुना गया, हाँ, रिटेलर भी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कर सकता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में गए, आपकी बात को नहीं माना गया, तो डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट तक चले जाओगे, कितने दिन में? 45 दिन में। मतलब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जाने के 45 दिन है, बाकी दोनों जगह पर 30-30 दिन है, मतलब टोटल अगर आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक, डिस्ट्रिक्ट में आपका मैटर आया, डिस्ट्रिक्ट तक स्टेट में जाने के लिए 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। आप अपने मैटर को डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक लेके जा सकते हो कितने दिन के अंदर? 45 दिन तक। लेकिन अगर आप स्टेट से नेशनल तक जाना चाहते हो तो 30 दिन के अंदर लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप नेशनल से सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहते हो तब भी आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब 45-30-30, पहले लेवल पे आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगले लेवल पे 30 दिन का टाइम मिलेगा, और उसके भी अगले लेवल पे 30 दिन का टाइम मिलेगा। तो टोटल 45-30-30 ये आप लोगों को क्या करना है बेटा? याद रखना है। 45-30-30 ये आप लोगों को नंबर याद रखना है, क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक 45 दिन, स्टेट से नेशनल तक 30 दिन, और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट तक 30 दिन का टाइम मिलेगा। ये वो चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। टाइम लिमिट, अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जिस दिन भी आपके साथ फ्रॉड हुआ, जिस दिन भी आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ, तो उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बोलो कि 2021 का कोई मैटर था तो 2024 में आप कंप्लेंट दाखिल करोगे तो नहीं मानी जाएगी, समझ रहे हो ना? अ कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और जो कंप्लेंट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हो सकती है, या जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, जैसे पंजाब में हो तो पंजाबी में करोगे, किसी दूसरे स्टेट में, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में तो उनकी भी रीजनल लैंग्वेज है। लीगल रिप्रेजेंटेशन, एंगेजिंग अ लॉयर इज ऑप्शनल बट कैन बी हेल्पफुल फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस। इसके लिए आपको लॉयर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका केस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है कि मेरे को लॉयर की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में फिर आप लॉयर की हेल्प भी ले सकते हो। उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो बेटा? लॉयर की हेल्प भी ले सकते हो। लॉयर इज ऑप्शनल, बोला कि लॉयर ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन अगर आपको लगता है
कि मुझे लॉयर की जरूरत है, इफ यू थिंक यू नीड द लॉयर, उस केस में आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हायर कर सकते हो कॉम्प्लेक्स केसेस के मैटर में। ठीक है, अब आता है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन सा बंदा है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है? सिंपल नॉर्मल पॉइंट है, कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है वॉलंटरली, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, वन और मोर कंज्यूमर्स, यहां पर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर भी कर सकता है। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका लीगल हियर, और इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर हिज पेरेंट्स एंड लीगल। अगर जो कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर है तो वो, अगर वो माइनर है तो फिर माइनर के केस में या तो उसके पेरेंट्स, या अगर उसके पेरेंट्स नहीं है तो जो भी उसका गार्डियन होगा, लीगल गार्डियन होगा, वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक पॉइंट है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं है जो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये तो नॉर्मल पॉइंट है बेटा, है ना। मुझे लगा था इस यूनिट को खत्म करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो थोड़ी ज्यादा ही आसान यूनिट हुई है ना। ये तो 2 घंटे में खत्म होगी, मुझे लगा था कि 3 घंटे लगेंगे शायद, लेकिन ये तो 2 घंटे में निपट जाएगी। अब ये वाला चार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अब यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। देखो, एक साइड पर पेनल्टी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अगर आपने कोई गलत प्रैक्टिस की और आपने कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की, तो उस केस में आपको, चाहे आप एंडोर्सर हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग मतलब समझ रहे हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, तो पहली केस में आपको कितनी रुपए, पहली बार आपने कुछ गलती की तो आपको, देखो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग में 10 लाख रुपए होगा, और अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, देखो जिस कंपनी के केस में आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है और 10 लाख रुपए है। लेकिन अगर उसका एंडोर्सर है, जैसे देखो कंपनी ने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की और कंपनी को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की, तो उस केस में 10 लाख तो दोनों जगह पर है, लेकिन कंपनी के केस में 2 साल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है इस वजह से। और अगर आप बार बार इसको चलाते रहते हो तो अगर मतलब पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब पेनल्टी लग गई, उसके बाद भी आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग को कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग को कर रहे हो, वो 50 लाख रुपए तक है और 5 साल की सजा, और यहां पर सेलिब्रिटी का भी 50 लाख का जुर्माना है और सेलिब्रिटी को 3 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। अगर आप कोई गलत तरीके के प्रोडक्ट, अडल्ट्रेट समझ रहे हैं ना, कुछ किसमें मिक्स करके कुछ नकली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी और 6 महीने तक की सजा हो सकती है, और अगर बार बार बेच रहे हो तो 3 लाख रुपए की पेनल्टी और 1 साल की सजा हो सकती है। देखो ये याद करना पड़ेगा, ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर में अगर पूछा गया तो पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि याद करवा दूं, फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आपको याद करवा दूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग। अब ये मतलब जो एडवर्टाइजर है, ये जो एडवर्टाइजर है उसके केस में है, मतलब जिसने एडवर्टाइजिंग दी है, कंपनी है, सुभाष को एक्सवाइजेड कंपनी है, उन्होंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की, तो उसको 10 लाख की पेनल्टी भी होगी और 2 साल की सजा भी होगी, और दोबारा की तो 50 लाख की पेनल्टी और 5 साल की सजा। लेकिन अगर इसकी एडवर्टाइजिंग को किसी ने एंडोर्स किया है, मतलब इन्होंने एडवर्टाइजिंग किसी एक्सवाइजेड बंदे से करवाई है, तो उसको पहली बार में सिर्फ जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार में उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। अगर आप अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस केस में आपको पहली बार 1 लाख रुपए की सजा, और सॉरी 1 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा, और यहां पर आपको 3 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा भी हो सकती है। कंपनसेशन नहीं है, ये पेनल्टी है। अडल्ट्रेटेड, सुपूरियस का मतलब समझ रहे हो ना, जो गलत, जैसे जिसका नुकसान होता है, सुपूरियस के केस में ज्यादा होती है। सुपूरियस है तो अब तो 3 लाख रुपए और 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए और इंप्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स। तो ये 4 ही चीजें जो आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि उसके बाद तो नॉन कंप्लायंस विद कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर, कंज्यूमर का कोई कमीशन के ऑर्डर थे उसको नहीं माना तो इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए की पेनल्टी, कंपनी को 20 लाख रुपए की पेनल्टी, और बार बार करते हो तो फिर डेली बेसिस पे आपको फाइन लगेगा, और नॉन कंप्लायंस विद सीसीपीए ऑर्डर अब तो 20 लाख रुपए और इंप्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स फॉर इररिस्पांसिबल इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, तो ये कुछ खास नहीं है, ये पहले 4 आप लोगों को याद रखने हैं। ये वाले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग, मतलब मुझे तो लगता है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग से आपको सवाल पूछा जाएगा। जो आपको सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं वो आपको मिसलीडिंग, अडल्ट्रेटेड समझ रहे हो ना, जो मिलावट वाले प्रोडक्ट्स हो गए, मिलावट वाले प्रोडक्ट्स हो गए। इस टॉपिक को एक बार आप जरूर से गूगल भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, इसको एक बार छोटा सा इसको ना गूगल जरूर से कर लीजिएगा। वैसे तो ऐसा इतना ही होगा, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको ना चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता, क्रॉस चेक कर लेना कि कितने रुपए की पेनल्टी है, किस किस चीज पे हो सकती है। ठीक है, which is the nodal agency of consumer protection, Department of Consumer Affairs, DCA, Department of Consumer Affairs, one of the 2 department under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is the nodal agency of consumer protection. तो जो मेन मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेन मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, DCA। नोडल एजेंसी मतलब मेन एजेंसी, मेन एजेंसी समझ ना, अपेक्स बॉडी जिसको बोल देते हैं, जो ये सारी चीजों को क्या कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। जो ये सारी चीज, मतलब ये सारी चीजें जिस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, जो रूल्स बनाना है ना, ये इसके अंदर वेरिएशन लेके आना, इसके अंदर चीजों को चेंज करना, वो सारी चीजें इसके अंदर आती। सो द मैंडेट ऑफ डिपार्टमेंट इज कंज्यूमर एडवोकेसी, ट्रांसलेटिंग इज मैंडेट टू इनेबल कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो वही कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, इंश्योरिंग फेयर, इक्विटेबल एंड कंसिस्टेंट आउटकम्स फॉर कंज्यूमर्स एंड फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड इफेक्टिव कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेस। तो बेसिक पॉइंट है, कुछ खास नहीं। लास्ट टॉपिक रह गया आपका फेमस CSR। में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट का भी टॉपिक है, तो मैनेजमेंट वाले बच्चों को भी पढ़ाना है, तो 2 बार क्यों पढ़ाऊं, वो अगली किसी क्लास में पढ़ाऊंगा जहां पर कॉमर्स और मैनेजमेंट की होगी।
ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, अगर आ गया तो बना लेना। फेमा, फेमा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट है वो, इसको भारत के अंदर इनेक्ट किया गया था 1999 में, इसी वजह से इसको फेमा एक्ट 1990 बोलते हैं। लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 1 जनवरी 2000 को। पहले ये फेरा होता था, फेरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल फेरा से नहीं आएगा, फेमा से आएगा। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सबसे पहले तो जो इसका मेन उद्देश्य है, भारत के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको डेवलप करना, और जो भी फॉरेन की हमारी पेमेंट्स होती हैं या जो भी फॉरेन के साथ हमारा ट्रेड होता है उसको सिस्टमेटिक वे में चलाना। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रांजेक्शन होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है, उन सारी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना, उन सारी ट्रांजेक्शन को मैनेज करना फेमा का काम है। सो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अब इसका पर्पस समझ आ गया। एक तो जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको मैनेज करना, भारत का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको मैनेज करना, ताकि जो हम इसकी जो ग्रोथ है उस पर काम कर सके। की ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स, सिंप्लीफाइंग द रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस टू फैसिलिटेट ट्रेड। जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस है 1999 ऐसा नहीं आएगा बेटा, वो एग्जैक्टली लिखा हुआ आएगा कि इनेक्ट है तो इनेक्ट है तो फिर 1 साल बाद होगा, और सॉरी इनफोर्स 1 साल बाद होगा, इनेक्ट है वो 1 साल पहले था। प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की जो फॉरेन में आप जो आपकी जो रेगुलेशंस है उसको, फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शंस है उसको इजी कर दोगे ताकि फॉरेन के साथ जो ट्रेड है वो आराम से हो सके। ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है उसको स्मूथली और एफिशिएंटली किया जा सके। जैसे आपकी होती है ना, ये आपकी कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसी तरीके से कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी बढ़िया, मतलब समझ रहे हो, इसका रेगुलेटर ये है फेमा, जो काम किसके अंदर करता है? आरबीआई के अंदर। आरबीआई के अंदर फेमा काम करता है, फेमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट काम करती है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करती है। कंसोलिडेशन ऑफ लॉस, कंसोलिडेशन एंड अमेंड्स लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज टू मेक देम मोर कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट। जितने भी डिफरेंट लॉज हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करते हैं, उन सारे लॉज को सही तरीके से चलाना, उन लॉज को अमेंड करना एज पर द रिक्वायरमेंट। देन आ जाता है लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन, मूविंग फ्रॉम अ कंट्रोल्ड ओरिएंटेड अप्रोच टू मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। पहले ये जो फेरा था ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्ट था। उसके अंदर आप छोटी सी भी गलती करते थे ना, उसको ना आईपीसीसी के अंदर, मतलब जो पीनल कोड के अंदर आ जाता है ना, उसके अंदर वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई गलती करते थे ना, तो उसके लिए सीधा आपको जेल में भेज दिया जाता था अंडर फेरा। लेकिन फेमा के अंदर आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई, आपको बोला गया कि अगर आप कोई गलती करते हो ना तो आपको उसके लिए फिर जेल नहीं भेजा जाएगा, उसके लिए आपको फिर जेल नहीं भेजा जाएगा, उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी, मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था फेरा और फेमा का। क्लियर? तो इसकी की प्रोविजन में सबसे पहला आता है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करना और मैनेज करना। तो जो फेरा था वो सिर्फ रेगुलेट करता था, फॉरेन रेगुलेट मैनेजमेंट एक्ट का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करता था, लेकिन इसके अंदर रेगुलेशन के साथ साथ मैनेजमेंट भी आ गई। सबसे बड़ा पॉइंट यह है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये पीडीएफ आपको इस कोर्स के अंदर तो डाउनलोड नहीं कर सकते, इंटरनेशनल बिजनेस वाले कोर्स के अंदर आपको डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, फुल कोर्स के अंदर, क्योंकि ये मैंने क्लास में पढ़ाई नहीं थी यूनिट, पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, इस वजह से तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कि मेन कोर्स के अंदर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाएगा। मैंने इंश्योरेंस वाली पीडीएफ भी बैंकिंग वाले फोल्डर के अंदर डाल दी है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके अंदर 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस आती है, जैसे हमने बीओपी पढ़ा था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर एक करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है। पहला जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो परमिटेड है, मोस्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। मतलब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बीओपी के अंदर आप करंट अकाउंट में जितनी चाहो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है। मैंने बताया ना, फेमा किसके अंडर काम करता है? फेमा आरबीआई के अंडर काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का जितना भी फॉरेन रिजर्व हो किसके पास पड़ा हुआ है? आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। किसके पास पड़ा हुआ है? आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, वो पड़ा हुआ है। तो पहला तो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है, फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको रेगुलेट करने की जरूरत है, जिसको मॉनिटर करने की जरूरत है, तो उसको करने के लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है जी? किसी को बात में दिक्कत? रिवीजन कोर्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी भैया। अब रिवीजन कोर्स है तो रिवीजन कोर्स की तरह ही है ना, वो रिवीजन का मतलब वो तो रिवीजन है, फुल कोर्स के साथ है। रिवीजन कोर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे तो फिर तो भैया हम लूटे जाएंगे ना। अब 600-700 रुपए में क्लासेस दें या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का भी एक्सेस दें? पीवाईक्यू दे, क्या करें बताइए? क्योंकि जिसने पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा, वो तो पीडीएफ से भी पढ़ लेगा। देना जाता है कैपिटल अकाउंट की। देखो कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल और स्पेसिफिक लिमिट और कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन जैसे एफडीआई हुआ है ना, एफडीआई वगैरह होता है या बाकी की ट्रांजैक्शंस होती है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना क्या होता है? जरूरी होता है। उन सारे रूल्स को फॉलो करना क्या होता है बेटा? जरूरी होता है।
पूछा गया था 2022 में भी और 23 में। ऑथराइज पर्सन, हु इज द ऑथराइज पर्सन? ऑथराइज पर्सन कौन होता है? हु इज द ऑथराइज पर्सन? ध्यान से समझ लीजिए। ऑथराइज पर्सन एंटिटी ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। आरबीआई के द्वारा कुछ पर्संस को अथॉरिटी दी जाती है, आरबीआई के द्वारा कुछ पर्संस को ऑथराइज किया जाता है क्या करने के लिए कि वो फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। हर बंदा फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। नॉट एवरीवन कैन डील इन द फॉरेन एक्सचेंज, ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन कैन डील विद द फॉरेन एक्सचेंज, और उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत होती है। इसके अंदर ऑथराइज्ड डीलर हो सकते हैं, मनी चेंजर्स हो सकते हैं, जैसे आप फॉरेन करेंसी को चेंज करना चाहते हो, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हो सकती है, अदर्स हो सकती है। जैसे एक बैंक की इंडिया के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस है वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेटअप की गई। फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या की गई है? सेटअप की गई है। रिस्पांसिबिलिटीज, ऑथराइज्ड पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन इशूड बाय द आरबीआई। और ऑथराइज्ड पर्सन है वो आरबीआई के द्वारा क्या होता है? निर्धारित होता है। तो उसको आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस होती है, आरबीआई के द्वारा जो भी गाइडलाइंस या रेगुलेशंस दी हुई होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो आरबीआई की बात को नहीं मानता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है। प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, इसका मतलब एक्सपोर्टर मस्ट फर्निश अ डिक्लेरेशन टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी रिगार्डिंग द फुल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड। अगर आप कुछ सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप कुछ सामान भारत से दूसरे देश में भेजना चाहते हो, तो उसकी आपको क्या करनी पड़ती है? एक लिस्ट अमाउंट की, क्वांटिटी की और कितने की है वो क्या करनी पड़ती है? स्पेसिफिक अथॉरिटी को देनी पड़ती है। वो ऑथराइज्ड पर्सन भी हो सकता है या सीधा आरबीआई को भी दे सकते हो। रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन, इसका मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीड मस्ट बी रियलाइज्ड एंड रिपेट्रिएट टू इंडिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और वो जो ट्रांजैक्शन है वो भारत के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम। अगर उसने अथॉरिटी ने बोला कि ये जो प्रोसेस है इसको 30 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो वो 30 दिन के अंदर आपको उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। राइट, देन ये हो गया एक्सपोर्ट के लिए। उसी तरीके से इंपोर्ट के लिए भी हो गया। अगर आप बाहर से कुछ सामान मंगवाना चाहते हो, importer must ensure proper documentation and make payment in accordance with the RBI guidelines. Foreign exchange utilization, foreign exchange should be used only for the permitted purpose and within the authorized limit. और जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो भारत का भंडार है, उसको सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज किया जा सकता है जो चीजें परमिटेड हैं और एक लिमिट तक परमिटेड है। उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ये तो आपको पता ही एफडीआई क्या होती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Foreign exchange, foreign direct investment, governed by FEMA and related regulation, allowing foreign investment under automatic और government route. FEMA के अंदर है वो, एफडीआई है वो, भारत के अंदर दोनों रूट से आ सकती है। ऑटोमेटिक रूट कौन सा रूट होता है बेटा? ऑटोमेटिक रूट वो रूट होता है जिसमें आपको रिजर्व बैंक की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट रूट वो होता है जिसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और उसके बाद आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमने इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों का डिफरेंस पढ़ा था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री भारत की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोल देते हैं। ये किस पर्पस के लिए किया जाता है? एफडीआई है वो कंट्रोल के लिए किया जाता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन के लिए की जाती है, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट गेन के लिए की जाती है। देन आता है पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट, कॉन्ट्रावेंसेस। अगर आप फेमा की प्रोविजंस को वायलेट करते हो तो उसके केसेस में आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। पहली हो सकती है मोनेटरी पेनल्टी। मोनेटरी पेनल्टी इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि कुछ अमाउंट है, पेनल्टी क्या है? अप टू 3 टाइम्स द सम इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने 1 लाख रुपए का घोटाला किया, अगर आपने 1 लाख रुपए का घोटाला किया तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसका 3 टाइम्स। 1 लाख का घोटाला किया तो सरकार आपसे 3 लाख रुपए वसूल करेगी। बात समझ में आई? अगर आपने 1 लाख रुपए का घोटाला किया है तो आपको 3 टाइम्स पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप लगातार फिर से कंटिन्यू ये कॉन्ट्रावेंशन करते जा रहे हो तो उस केस में फिर आपको एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी। मतलब यहां पर 1 लाख रुपए 2 लाख ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा रूल रखा हुआ है कि अगर तुमने 1 लाख का घोटाला किया तो 3 टाइम, मतलब 3 लाख है। अगर 3 लाख का किया तो 9 लाख है, 9 लाख किया तो 27 लाख है। तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या है? 3 टाइम्स की बात की जाएगी। भैया लोग ना फुल कोर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड करने का एक्सेस नहीं देते हैं, जहां पर आप बात कर रहे हो ना कि सारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है। फुल कोर्स का तो हम भी देते हैं ना, मैंने कब मना किया? आपको अभी तक रिवीजन कोर्स का मीनिंग समझ नहीं आया। रिवीजन कोर्स का मतलब है आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आपके सारे नोट्स बने हुए हैं, मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं, तो फिर आपको दोबारा नोट्स देने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी एप्लीकेशन में जितना मर्जी पढ़ो, जो मिस है उसको ऐड कर लो। रिवीजन कोर्स खत्म होने वाला आ गया, अब आगे भी अभी तक बच्चे वही बातें करते जा रहे हैं। अगले सेशन से तो मैंने सोच लिया रिवीजन कोर्स की ना बुक निकालूंगा साथ में। अगले सेशन में तो ना रिवीजन कोर्स की बुक निकालूंगा कि अगर किसी को हार्ड कॉपी में चाहिए ना तो 500 रुपए अलग, 400 रुपए में बुक खरीद लो, ताकि वीडियो से यहां देख लो और हाथ में तुम्हारे बुक रहेगी रिवीजन कोर्स की, तो वो आपके घर में पहुंच जाएगी। यही कर सकता हूं, और अभी इसकी डायरेक्ट को एक्सेस नहीं दे सकता। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड टू एडजुडिकेट ऑन द सीज ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस, मतलब और एपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर अपीलिंग अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो पहले क्या होती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। आप कोई भी मैटर होता है उसमें सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की होती है, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होते हैं तो उसके बाद कहां पर जाना पड़ता है? उसके बाद सीधा कहां पर जाते हैं? एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल सबसे ऊपर होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है।
authorities appoint to adjudicate on series of contraventions. तो जो भी contraventions है, उसके जो भी matters है, उसको डील करने के लिए adjudicating authorities बनाई जाती हैं। और उसके बाद appellate tribunal होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि adjudicating officer ने जो भी अपील पास की है, उसको अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो फिर वो कहां पर आएगा? appellate tribunal। सेम उसी तरीके से कि डिस्ट्रिक्ट से सेंटर में जा रहे हो, सेंटर से स्टेट में नेशनल लेवल पे जा रहे हो। ठीक है, ऐसा है। रिफ्रेश कर लो, थोड़ा स्लो हो गया। बस खत्म है, 5-10 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो जाएगा बस अभी। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये तो बताया हुआ है। कंपाउंडिंग अथॉरिटी, आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू कंपाउंड सर्टेन ऑफेंस अंडर फेमा, अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू अवॉइड लिटिगेशन एंड सेटल कॉन्ट्रोवर्सी बाय पेइंग अ सम टू आरबीआई। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑथराइज्ड टू कंपाउंड सर्टेन ऑफेंस अंडर फेमा। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं, कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिन ऑफेंस में फेमा डायरेक्ट डील नहीं करता, आप सीधा आरबीआई को कुछ सम पे करोगे तो उससे आप मैटर से बच सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें फेमा इंटरवेंशन नहीं करेगा। मतलब आरबीआई ने बताया हुआ है कि अगर आप इस तरीके का ऑफेंस करते हो ना, तो फिर आपको फेमा के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आरबीआई को आप अमाउंट पे करो तो आपका मैटर वो खत्म हो जाएगा। आपका वो मैटर वो क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। अपील एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, एपीलेट अथॉरिटी है। एपीलेट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन बी मेड टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। बताया ना कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, पहले आप अपना मैटर लेके कहां पर जाओगे? आप सारा मैटर लेके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाओगे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के बाद आपको कहां पर जाना पड़ेगा? एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद कुछ स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्ट्रोवर्सीज अपील्स कैन बी मेड टू स्पेशल डायरेक्टर। बोला कि कुछ पर्टिकुलर मैटर्स पे आप स्पेशल डायरेक्टर्स के पास भी जा सकते हो। हाई कोर्ट, फर्दर अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल पे भी आपकी बात को सुनवाई नहीं होती, अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। एपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है बेटा जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, समझ लो ना, हाईएस्ट बॉडी होती है जो मैटर्स को देखती है। ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए हर जैसे एपीलेट बॉडी बनाई जाती है। राइट, उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। सबसे पहले रूल मेकिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ फेमा एंड रेगुलेशन, एम्पावर्ड टू इशू रेगुलेशन फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस के अंदर क्या जाता है? ऑब्लिगेशन ऑफ रेजिडेंट्स इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विद फेमा विद डीलिंग इन फॉरेन। बोला कि भारत के अगर भारत के लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे डील करना है तो फेमा की बातों को मानना पड़ेगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, वेरियस एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स टू आरबीआई। जो भी कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं उनको अपनी सारी डिटेल किसको देनी पड़ती है? आरबीआई को देनी पड़ती है। देन आ जाता है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शंस, ऑथराइज्ड पर्सन एंड एंटिटीज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज आर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस चेक एंड इंस्पेक्शन बाय आरबीआई। जितने भी लोगों को आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दी गई है, जितने भी लोगों को आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया है, उनकी किसी भी टाइम चेकिंग हो सकती है, उनकी किसी भी टाइम इंस्पेक्शन हो सकती है, ताकि आरबीआई को भी पता चले कि अगर हमने किसी को पावर दी है तो वो बंदा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो बंदा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और लास्ट में एक छोटा सा चार्ट है, सीएसआर में कल पढ़ाऊंगा, पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो। अप्रोच, फेमा फोकस ऑन मैनेजमेंट रेदर देन रेगुलेशन। तो फेरा है रेगुलेशन पे फोकस कर रहा था। फेमा के अंदर मॉनेटरी पेनल्टीज होती हैं, लेकिन जो फेरा है उसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस होता था। फेमा है वो थोड़ा सा लिबरलाइज हो गया है, लेकिन जो फेमा था, सॉरी फेरा था वो, तो इसको ना मैं ऐसे करता हूं, यूट्यूब पे उस पर पढ़ाता हूं। रुको, इसको ना मैं इधर पढ़ा देता हूं, किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ा देता हूं आपको इसका डिफरेंस। ठीक है, फेरा और फेमा का डिफरेंस से पढ़ा देता हूं, जाते जाते ये भी पढ़ लेते हैं। फेमा वर्सेस फेरा। एक सेकंड, एक वेबसाइट मैंने आपको बोला था, अरे यार, keydifferences.com। देखो छोटी सी चीज से कितना फर्क पड़ जाता है, सिर्फ एस की वजह से वेबसाइट ही चेंज हो गई, वो कोई और वेबसाइट ओपन हो गई। यहां पे लिखो फेरा, अगर इस वेबसाइट पे हुआ मिल गया। यहां से जाके आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ा दे रहा हूं। देखो फेरा और फेमा, जो फेरा है दिस इज द टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ फॉरेन। तो फेरा है उसका जो मेन पर्पस था वो रेगुलेट करने का था, कंट्रोल करना था, लेकिन फेमा है वो फैसिलिटेट करता है, मैनेज करता है। ये पुराना एक्ट है 1973 का था, ये नया है 1999 का है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेक्शन थे वो कितने थे? 81 थे। यहां पर जो सेक्शन थे वो कितने थे? 81 थे। और जो फेमा है उसके अंदर 49 है। इंट्रोडक्शन 1, फॉरेन रिजर्व आर वेरी लो। उस टाइम पे 1973 के अंदर भारत के अंदर जो फॉरेन रिजर्व थे वो बहुत कम थे, लेकिन 1999 में भारत के अंदर जो फॉरेन रिजर्व की पोजीशन थी वो बड़ी अच्छी थी। अप्रोचेस टुवर्ड फॉरेस्ट ट्रांजैक्शंस, ये बहुत फिक्स था, चीजें इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते थे, ये फ्लेक्सिबल था। बेसिस फॉर डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, फेरा के हिसाब से हम रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप के हिसाब से देखते थे कि अगर कोई बंदा भारत का सिटीजन है, तो वो फेरा के अंदर कवर होगा। और यहां पर वो 6 मंथ वाला पॉइंट है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस
लिए 6 महीने रहना चाहिए, 182 दिन रहना चाहिए, वो बना। अगर आप पेरा के अंदर कुछ गलती करते थे तो वहां पर आपका क्रिमिनल ऑफेंस होता था, आपको उठा के सीधा जेल भेज देते थे। यहां पर सिविल ऑफेंस होता है, मतलब आपसे पैसे लिए जाएंगे, पुनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। यहां पर जो पुनिशमेंट होती थी सीधी इंप्रिजनमेंट होती थी, आपको सीधा उठा के जेल में भेज दिया जाता था। लेकिन यहां पर पहले आपसे फाइन लिया जाएगा और अगर आप फाइन नहीं देते हो तब आपको जेल भेजा जाता है। क्लियर है जी, समझ आया? इतना सा काम था, आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वाली यूनिट पूरी खत्म हो गई है। ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों का, ये तो इसके बाद ये वाला टॉपिक आप खुद से पढ़ लेना, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सीएसआर ना मैनेजमेंट वाले बच्चों का भी टॉपिक है, तो कहां 2 बार पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ा दूंगा किसी भी क्लास में। इसके अंदर आप मॉडल्स अपनी तरफ से पढ़ के आइएगा, ठीक है? इसके जो मेन मॉडल्स है वो जरूर से पढ़ के आइएगा। पीडीएफ में अभी आपको अपलोड करके दे देता हूं, 4-5 पेज है, ये देख लो ना, ये मॉडल कैरल का पिरामिड मॉडल है, ट्रिपल बॉटम लाइन है, स्टेक होल्डर मॉडल है, शेयर वैल्यू मॉडल है, आईएसओ 26000 मॉडल है, उसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल है। तो ये 6 मॉडल्स हैं, इसको जरूर से आपने पढ़ के आना है। कल हम ऑडिट वाली यूनिट आपकी खत्म करेंगे, ऑडिट और एसएम भी करेंगे शुरू। ऑडिट तो 1 घंटे का 1-1.5 घंटे का है, फिर भी उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एसएम जरूर से पढ़ के आइए बच्चे, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी यूनिट पढ़ के आना, एसएम वाली यूनिट को पढ़ के आना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट भी इसी तरीके से आराम से पढ़ेंगे। अकाउंट्स की क्लास है, उसमें 2-3 टॉपिक रह गए आपके अकाउंट्स के। पार्टनरशिप है जो मेन टॉपिक, तो और कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन है वो खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, बस। बाकी सब और इनकम टैक्स के एक हेड रह गया और एक फॉर्म वगैरह रह गया, हो जाएगा बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कॉमर्स वालों का नहीं है, वो मैनेजमेंट वालों का। मैं हर क्लास के ब्रैकेट में लिखा तो हुआ है, जिसमें कॉमर्स या मैनेजमेंट लिखा हुआ वो क्लास देखनी है, जिसके ब्रैकेट में सिर्फ मैनेजमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब वो मैनेजमेंट वाले बच्चों की क्लास है। मार्केटिंग का वो तो छोटा सा पोर्शन, आधे घंटे का लेक्चर, कल रिकॉर्ड करूंगा वो। कंज्यूमर बिहेवियर और वो बिजनेस फाइनेंस ही बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? चलो ठीक है जी, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।